हेलो हेलो। आ गई। ठीक है। कर दो, जल्दी खत्म करते हैं। शुरू करो। ठीक है। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अंकिता बात कर रही हूँ शुद्धि हिम्स हॉस्पिटल से। आज सब हम इस वेबिनार में जुड़ रहे हैं। आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। तो डाइजेशन से रिलेटेड हमारे जितने भी इश्यूज हैं, आज हम उससे संबंधित बात करेंगे और मैं आपको ब्रीफ दूंगी हमारे डाइजेशन के रिगार्डिंग कि हमारा बेसिक डाइजेशन कैसे होता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है जिसके थ्रू खाना जो है हमारी बॉडी में जाता है। सबसे पहले हम उसको च्यू करते हैं, फिर वो सलाइवा के साथ जो है इंटरप्ट करता है, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, फिर वो हमारे ओसोफेगस से हमारे स्टमक में जाता है। देन हमारी जो उसके बाद हमारा जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो इनिशिएट होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फिर उस खाने का जो है वो पार्टीशन होता है। तो सबसे पहले हम अपनी पीपीटी में जाएंगे, क्योंकि मैंने पीपीटी में आज बहुत ज़्यादा बोलने की सिवाय वीडियोस के थ्रू ये सारी रिप्रेजेंटेशन को रखा है, ताकि वीडियोस के साथ साथ मैं आपको चीज़ों को अच्छे से एलैबोरेट भी कर पाऊँ और आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ भी पाएँ। तो जैसे हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, तो नेक्स्ट पीपीटी करो। तो इसमें हम अंडरस्टैंड 4 स्टेजेस होते हैं डाइजेशन के। तो इस वीडियो में पहले हम वो स्टेजेस ऑफ डाइजेशन एक बार जो है वो देख लेते हैं। देन इफ़ अगर उसके बाद प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ये कुछ वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताऊँगी। फिर भी इसमें कोई चीज़ रह जाएगी व्हिच आई नीड टू एक्सप्लेन, तो मैं उसको भी एक बार गो थ्रू करवाऊँगी। एक हेल्थी लिविंग फैमिली। कभी सोचा है आपका शरीर कैसे उस स्वादिष्ट खाने को डाइजेस्ट करता है जो आप खाते हैं? आज हम डाइजेशन के 4 इंपॉर्टेंट स्टेज बताने वाले हैं। चलो इसको मजेदार बनाते हैं। स्टेज 1, चबाना। सब कुछ आपके मुंह में शुरू होता है। आपके दांत खाने को काटते हैं और लार जो विशेष एंजाइम से भरी होती है उसे तोड़ना शुरू करती है। इसे एक स्वादिष्ट विज्ञान प्रयोग के रूप में सोचें। स्टेज 2, पेट। जब आप निगल लेते हैं तो खाना आपके पेट में चला जाता है। यहाँ शक्तिशाली एसिड्स और एंजाइम्स इसे और तोड़ते हैं और इसे एक स्मूथ मिक्स, जिसे चाइन कहते हैं, में बदल देते हैं। यह आपके पेट में एक ब्लेंडर जैसा है। स्टेज 3, छोटी आंत। चाइन फिर छोटी आंत में जाता है। यहाँ जादू होता है। खाने से पोषक तत्वों को आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब किया जाता है जो आपको ऊर्जा और शक्ति देते हैं। स्टेज 4, बड़ी आंत। बचा हुआ वेस्ट बड़ी आंत में जाता है जहाँ पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है और जो बचा है उसे वेस्ट बनाया जाता है। और फिर आप जानते ही हैं। और यह था पाचन एक नटशेल में। क्या ये वीडियो अच्छा था? अगर आपको नेक्स्ट। यह पसंद आया तो हमें थम्स अप दें, अपने दोस्तों के साथ नेक्स्ट। शेयर करें। ये वीडियो भी चला दो। ऑडियो म्यूट कर दो। ऑडियो म्यूट कर दो। इसमें हमारा जो प्रोसेसिंग साइकिल है उसके जो 4 फेजेस हैं उसको एक वीडियो के थ्रू दिखाया गया है, जिसमें इंजेशन मतलब जब हम खाने को मुंह के जरिए जो है वो अंदर डालते हैं, फिर वो डाइजेशन की तरफ जाता है, मतलब वो पचता है हमारे स्टमक में, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में उसका जो है अब्जॉर्प्शन होना शुरू होता है। अब्जॉर्प्शन शुरू होता है मतलब जो भी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को नीडेड होते हैं, वो न्यूट्रिशन जो है हमारी इंटेस्टाइन हेल्प करती है हमारी बॉडी को जो है अब्जॉर्ब आउट करने में। और इजेशन, उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है उसको जो है इजेशन बॉडी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा फूड प्रोसेसिंग का साइकिल है। नेक्स्ट। अब फूड प्रोसेसिंग साइकिल को हम एक और वीडियो के थ्रू जानेंगे। चला जब आप खाना खाते हैं तो वो खाना कैसे पचता है, स्क्रीन पे डबल टच करके इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो वो खाना फूड पाइप से होते हुए स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम इस खाने की ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। इसके बाद यह खाना आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करती है। यहाँ खाने में मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट और मिनरल होते हैं उसे एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर देता है। उसके बाद वेस्ट मटेरियल आगे लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में पहुंचता है, जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन खाने में मौजूद पानी को सोख लेती है और वेस्ट मटेरियल में म्यूकस ऐड कर देती है और फिर इसी तरह वेस्ट मटेरियल एनस द्वारा बाहर निकल जाता है।
ये हमारा साइकिल था, प्रोसेसिंग साइकिल की फूड कैसे, जो मैंने पहले भी आपको एलेबोरेट किया, उसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन थी कि जब हम उसको खाते हैं उसका जो है डाइजेशन शुरू होता है, डाइजेशन के बाद उसका अब्जॉर्प्शन होता है, अब्जॉर्प्शन के बाद उसका डाइजेशन होता है। नेक्स्ट। अब हमारे फंक्शंस क्या हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के? तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे हमारा ना डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे माउथ से शुरू हो जाता है, बिकॉज जब भी हम कोई खाना खाते हैं नेचुरली भी, जब कोई भी हमारी फेवरेट चीज़ जब हमारे पास आती, जब हम देखते भी हैं या उसके बारे में बात भी करते हैं, तो उसी टाइम हमारी स्लाइवेशन शुरू हो जाती है। स्लाइवा की प्रोडक्शन ज़्यादा माउथ में होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज उससे हमारे ग्लैंड्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं। तो जब भी हम खाना खाते हैं सेम प्रोसीजर में हमारे डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो अकम्युलेट होते हैं, उनकी सिक्रेशन शुरू हो जाती है, ताकि जो भी हम खा रहे हैं वो शरीर में अच्छे से पचे, उसकी इमल्सिफिकेशन हो। पहले हम दांतों से उसको चबाते हैं, तो जो खाना है सबसे पहले उसमें सिक्रीशन ऑफ एंजाइम को वो स्टिमुलेट करता है। अब जो एंजाइम्स है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बेसिकली, जिसमें कुछ एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं खाने की ब्रेक डाउन के लिए। हमारा जो न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन है उसको बेटर बनाता है। हमारी जो गट है, जो हमारी जो इंटेस्टाइन है, उसमें ना विलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जो खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अब्जॉर्ब करने में, और जो चीज़ नीडेड नहीं है हमारी ना जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, मतलब एक कंटिन्यूड मूवमेंट उसमें रहती है। विलाइज जो है वो मूव करती रहती है, ताकि जो खाना है वो अब्जॉर्प्शन के साथ साथ इंटेस्टाइन में आगे मूव करता रहे। मतलब क्योंकि हमारा नॉर्मल साइकिल तो तभी प्रोसीड आउट होगा ना जब हम जो खाएंगे वो शरीर में अच्छे से पचेगा, अब्जॉर्ब होगा, और फिर शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाएगा। अगर इसमें से कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम इनिशिएट होती है तो सबसे पहले हमें ब्लॉटिंग, गैस एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, हमें कॉन्स्टिपेशन का कंसर्न, और हमारा मूड स्विंग्स रहना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। अब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिशन का, एंजाइम की सिक्रीशन को फैसिलिटेट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। उसमें फ्लूइड्स की सिक्रीशंस होती हैं, जो हमारा फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, स्मॉलर पार्ट में जो है वो डिवाइड करता है, ताकि उनका इंजेक्शन खून जो खाना है उसको अच्छे से खाएं और उसका अब्जॉर्प्शन बेटर हो। ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे फंक्शंस हैं। और एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। हमारा माउथ, सैलिवरी ग्लैंड, हमारे एसोफेगस, उसके बाद हमारा स्टमक आता है, पेनक्रियाज है, लीवर है, फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, देन लार्ज इंटेस्टाइन आती है, एंड देन हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा अपेंडिक्स होता है, देन रेक्टम एंड एनस। ये दोनों ही हमारे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट। अब पंचकर्मा से पेशेंट में कैसी रिकवरी हो सकती है? बिकॉज देखो जब भी हमारा डाइजेशन हैम्पर होगा, आयुर्वेद का मूल है, आयुर्वेद में जब भी कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी शुरू होती है उसका बेसिक कॉज हमारा गंदा गट है। जब हमारी गट हेल्थ जो है वो गंदी है, गट हेल्थ अच्छी नहीं है, आम जो है हमारी बॉडी में बन रहा है, आम मतलब बिना पचा हुआ खाना, जब वो शरीर में पड़ा हुआ है, जमा हुआ है, तो वो जो है वो टॉक्सिन्स को बॉडी में बढ़ाता है, टॉक्सिन्स को बढ़ाता है, टॉक्सिन्स बॉडी में रिलीज होने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ पर वैगुन्य, जहाँ जहाँ पर जो है वो इम्पेक्टेड साइट रहती है, वो वहाँ पर जाके जो है वो इन्फ्लेम करते हैं और किसी न किसी तरीके का रोग जो है शरीर में पैदा करते हैं, तो वो रोग पैदा हो जाता है। तो हम पंचकर्मा से वही बेसिक डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। तो मैं एक बार पेशेंट का एक रिकवरी वीडियो हम देखते हैं, उसके बाद में आगे के साथ चलती हूँ। वैसी बहुत प्रॉब्लम थी। मेरा पेट हमेशा एकदम टाइट सा और फूला सा रहता था। मैं इस चीज को लेकर बहुत परेशान था, भूख भी नहीं लगती थी। बस घड़ी देख करके खाना खा लेता था कि टाइम हो गया खाने का, शायद खा लें, जो है कमजोरी ना आ जाए। पर यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत हल्का फील हो रहा है। मेरा पेट भी एकदम सॉफ्ट हो गया है पहले से, और काफी अंदर भी चला गया है। जो है कॉन्स्टिपेशन की अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एकदम एकदम अभी तो बहुत कम हो गया, गैस गैस में बहुत कम हो गई है जो है। और यहाँ के डॉक्टर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छा लगता है सबके साथ, जो है बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता है। इनकी हमने पंचकर्मा थेरेपीज करवाई थी और डीएपी डाइट फॉलो करवाई थी। पंचकर्मा थेरेपी शेड्यूलर करवाए थे और डेमोस्टेबल वगैरह, और इसके अलावा बस्ती करवाई थी इनकी।
उसके बाद से इनको काफी रिलीफ है, वेट को थोड़ा लूज किया और गैस्ट्राइटिस है वो भी रिलीफ हो रही है। मेन हमारे साथ गैस्ट्राइटिस और कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन कंप्लेंट के साथ आए थे, जिनमें इनको भी काफी रिलीफ मिला। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम आज अगर छोटी है तो हम लोग को बहुत ज्यादा मतलब जरूरत है यहाँ आने की, बड़ी में तो है ही है, पर आज अगर छोटी प्रॉब्लम अगर हम लोग आ जाएंगे तो वो प्रॉब्लम कभी बड़ी नहीं हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि उस प्रॉब्लम की दवाई नहीं देते हैं, बल्कि उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करते हैं कि वो प्रॉब्लम हो क्यों रही है, हमारे शरीर में क्या दिक्कत है, उस पर काम करते हैं। ये नहीं कि दवाई से उसको दबा दें और ताकि दूसरी कोई प्रॉब्लम हो जाए उसमें जो है। और यहाँ का मुझे बेस्ट पार्ट यहाँ का योगा लगता है। सुबह 5:30 बजे हम लोग योगा करते हैं खुली। ठीक है, तो जैसे हमारे पेशेंट ने बहुत अच्छी चीज़ें बोली कि हम बीमारी को बड़ा होने से पहले उसका ट्रीटमेंट करवा लें ताकि वो आगे चल के और ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट ना करें। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन, गैस एसिडिटी ये शुरुआत है हमारे गंदे मेटाबॉलिज्म की। हो सकता है हमारा लीवर फंक्शन अच्छे से ना कर रहा हो, हमारे इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो खराब हो, और हमारा जो डाइजेशन है, जो इजेशन का प्रोसेस है, उसमें कहीं लैक ऑफ हो रहा हो। जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं डाइजेशन से रिलेटेड, जैसे आईबीएस का प्रॉब्लम हो गया। पेशेंट को क्या हर बार खाने के बाद जो है वो मोशन के लिए जाना पड़ता है, या मोस्ट फ्रिक्वेंटली उसके लूज स्टूल्स रहते हैं, या खाना एज इट इज़ निकल जाता है बिना अब्जॉर्ब हुए। बिना पचा हुआ खाना, बिना पाक हुआ खाना जो है स्टूल के थ्रू जो है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे कंसर्न्स आते हैं। तो इसको हम मोस्टली, अगर पेशेंट को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, मतलब उसको हमेशा से ही कब्ज रहती है, तो ऐसे पेशेंट जब भी आते हैं ना, इनको लेग्जेटिव लेने की आदत होती है हमेशा से। लेग्जेटिव लेना शुरू कर देते हैं, ये मतलब पेट को साफ करने की दवाई। अब बेसिकली होता क्या है, लेग्जेटिव लेने से उनका पेट साफ तो हो जाता है, लेकिन हम उसके रूट कॉज पे काम नहीं कर पाते। हाँ, जब बहुत ज़्यादा कब्ज है, लेग्जेटिव ले लिया और उससे पेट साफ हो गया, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन अगर शरीर को आदत हो जाती है लेग्जेटिव लेने की, तो जब तक पेशेंट लेग्जेटिव नहीं लेता है, उसका पेट साफ नहीं होता। बार बार लेग्जेटिव लेने से हमारे जो इंटेस्टाइन की मैंने आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बताई, जो खाने को आगे धकेलने में हेल्प करती है, जब हम लेग्जेटिव ले लेते हैं तो वो मूवमेंट हैम्पर हो जाती है, खराब हो जाती है। बिकॉज लेग्जेटिव से हमारे जो खाना है उसको बाहर निकालने के लिए वैसे ही पुश मिलता है हमारी बॉडी को, तो उस मूवमेंट की इम्पोर्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो डेफिनेटली वो भी हैम्पर करता है। अब लीवर पेशेंट में कैसे रिकवरी शुरू होती है? अब देखो, लीवर बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन हमारी डाइजेशन, क्योंकि जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस है उसको लीवर भी हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन के लिए लीवर हेल्प करता है। बेसिकली जो टॉक्सिन्स का मेटाबॉलिज्म है वो हमारे लीवर से ही शुरू होता है। तो जब भी लीवर का कंसर्न, लीवर की अर्ली जो बाद की स्टेज है वो तो आती ही आती है, लेकिन लीवर की हेल्थ जो है वो ख़राब है, उसके पहले के जो सब सिम्टम्स आते हैं ना, हमारे डाइजेशन से रिलेटेड ही आते हैं, और हम उनको बहुत ज़्यादा जो है वो नलीफाई करते हैं। उसको हम बिल्कुल भी मतलब सीरियसली नहीं लेना, या उसके लिए कोई ट्रीटमेंट सीक नहीं करते हैं। और उसकी वजह यही रहता है क्योंकि हमें लगता है कि ठीक है, मेरा पेट में शायद पचा नहीं, कुछ ले लिया, दवाई ले ली, एंटासिड। ऐसे बहुत सारे पेशेंट तो रोज़ सुबह भूखे पेट जी गैस की गोली खा रहे हैं। उनको पूछा जाए वो क्यों खा रहे हैं, कि नहीं जी, बिना गैस की गोली खाए तो मेरा दिन ही नहीं निकलता, मैं गैस की गोली नहीं खाऊंगी तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो वो बॉडी को हैबिचुअल बना लेते हैं। कोई एम्प्राज़ोल ले रहा है, पेंटॉप ले रहा है, पेंटाप्राज़ोल ले रहा है, तो उनकी आदत पेशेंट को पड़ जाती है ना? अब एक और हमारे पास पेशेंट है, लीवर पेशेंट। जब इनकी ट्रीटमेंट हमने सिर्फ 3 दिनों में इनमें क्या-क्या रिकवरीज़ आई, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हमारे साथ है गौतम जैन जी। ये हमारे एडमिट हैं, लिवर की सीएलडी की समस्या है, ठीक है। और इन्हें जो समस्या है लिवर की, उसकी वजह से इनको बहुत सारी समस्याएं थी, पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी जब ये एडमिट हुए थे। अभी इस समय देखेंगे तो इनकी पैरों में बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है लगभग। बहुत स्वेलिंग थी, बहुत सारा मोटे हुए थे पैर, तो इनकी पैरों की स्वेलिंग खत्म हो गई है। दूसरा, इनके पेट में जो भारीपन और जो टाइटनेस थी वो बिल्कुल भी नहीं है इस समय जो ये फील कर रहे हैं। ये खुद से ही बताएंगे ना और क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या आराम मिला है। कब आएंगे? 3 दिन हो गया। क्या क्या आराम मिला, क्या काफी क्या सब समस्या थी, वो सारी चीजें। पाँव में स्वेलिंग खत्म हो गई, पेट हल्का हो गया, और गोलियां मैंने बंद कर दी थी, वो चल रही थी रूटीन की पहले वाली गोलियां, एक दिन ली थी केवल, बस। मतलब इन्होंने जो बहुत सारी मेडिसिन जो चल रही थी वो मेडिसिन अभी आने के बाद सिर्फ एक दिन ली है,
उसके बाद मेडिसिन की जरूरत भी नहीं पड़ी है, और बहुत सारी स्वेलिंग थी वो खत्म हो गई, पेट में जो स्टिफनेस थी, जो टेंडरनेस थी, वो सारी खत्म हो गई है, पेट जो साफ नहीं होता था वो भी एकदम से अच्छे से होने लगा बगैर किसी मेडिसिन के। और आप जो आचार्य मनीष जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, इस हॉस्पिटल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, थोड़ा सा बोलिए। अच्छी व्यवस्था है यहाँ की, सारा स्टाफ अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है, नाश्ता बिल्कुल लिमिटेड और अच्छा है, फल फ्रूट वगैरह हर चीज। देश को क्या बताना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में, आचार्य मनीष जी के बारे में। या ठीक है, तो जैसे लीवर पेशेंट हैं उनका CLD का प्रॉब्लम था, मतलब क्रॉनिक लीवर डिजीज। अब लीवर का कोई भी कंसर्न होता है ना, वो क्रॉनिक हो जाता है, बिकॉज सबसे पहले लीवर की जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो हमारे फैटी लीवर से शुरू होती है। मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, अगर उनकी रिपोर्ट में फैटी लीवर आता है तो दे कंसीडर इज वेरी नॉर्मल, और अगर वो किसी डॉक्टर के पास दिखाते भी हैं तो देखिए ठीक है, इट्स अ लाइफस्टाइल, और आजकल फैटी लीवर ग्रेड 1 तो सबको ही होता है। पर नहीं, फैटी लीवर ग्रेड 1 सबको नहीं होता। फैटी लिवर ग्रेड 1 होता है जब हमारा जो डाइजेशन है, हम जो खा रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है टू हैव ऑन, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू होती हैं। नेक्स्ट। अब ये एक नंबर्स है कि कितने सारे लोग हैं इंडिया में जो सफ़र करते हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के। तो इसलिए इसमें फाउंड किया गया है कि 4.2% ऑफ इंडियन एस्टिमेटेड इज सफरिंग फ्रॉम IBS। सिर्फ IBS एक ऐसी और IBS एक ऐसी प्रॉब्लम है ना, इसमें अगर आप कितने मर्जी टेस्ट करा लो, देर इज़ वेरी लो मतलब पॉसिबिलिटी कि पेशेंट को कोई और दिक्कत हो। IBS इज़ बेसिकली हमारा स्ट्रेस एंजाइटी रिलेटेड कंसर्न रहता है मोस्टली, जिसमें पेशेंट को IBS डेवलप होता है, दैट इज 4.2%। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स डिसीज GERD, इट इज 7.6 to 30% of the population is infected with GERD. Then constipation, alone with constipation there is 22% of the population. IBD, inflammatory bowel disease, 1.4 million people जो है इससे सफ़र कर रहे हैं। और फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, इसे 15.85% ऑफ एडल्सेंट स्टडीज़ में हमें पता चलता है कितने लोग सफ़र कर रहे हैं। और अदर इसके अलावा जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बच के उसके 18% एडल्ट जो हैं वो रिपोर्टेडली इसके साथ जो है वो सफ़र कर रहे हैं। और इनमें से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ के लिए कोई ट्रीटमेंट को सीख करते हैं, बिकॉज गैस्ट्रिक कंसर्न आर कंसिडर टू बी वेरी नॉर्मल, एंड उनको जो है तब तक जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं माना जाता जब तक उनसे कोई प्रॉब्लम शुरू नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो भी इसके बाद ये तो प्रॉब्लम हो गई हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को लेकर। अब एक और बहुत मेजर कंसर्न आता है हमारे डाइजेशन में, वो होता है अल्सर्स का हो जाना। अब अल्सर्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ड्यूडेनल अल्सर्स, पेप्टिक अल्सर्स। और जो पेप्टिक अल्सर्स हैं, जो हमारे स्टमक में जो अल्सर हो जाते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ अल्सर जो हमारे स्टमक और हमारे ड्यूडेनम को अफेक्ट करता है, और इट इज़ अपवर्ड 11.22% पीपल होते हैं जो इससे इफेक्टेड रहते हैं। The ratio of duodenal to gastric ulcer is 17.12:1, while 11.2% of people are affected by peptic ulcer in their lifetime. And some stomach ulcer can develop in stomach cancer with a risk of ranging from 2.4 to 21%. अब बेसिकली अल्सर्स क्या होते हैं, हमारी जो लाइनिंग है ना उसकी परफोरेशन हो जानी, वहाँ पे कोई घाव हो गया है जिसकी वजह से वहाँ की जो लाइनिंग है वो इरोड हो गई है। और वो हमारे, क्योंकि देखो जो हमारा स्टमक है ना, हमारे स्टमक में HCl भी बनता है। HCl जो है वो हाईली कोरोसिव है। अगर नॉर्मल किसी सरफेस पे भी HCl गिर जाए ना, वो उसको जला देता है। लेकिन हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है वो HCl को जो है वो बर्न आउट करने का मौका नहीं देती, बिकॉज वो प्रोटेक्टिव शीट की तरह काम करती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, अब बहुत ज़्यादा एसिड क्यों प्रोड्यूस होगा, एक तो हमारी ईटिंग हैबिट बहुत गंदी है, बिना भूख लगे खाना खाना, बार बार खाना खाना, दिन में मल्टीपल टाइम स्नैकिंग करना, और अनहेल्दी खाना खाना। क्योंकि जितना ज़्यादा गंदगी शरीर में डालेंगे, शरीर को उतना ज़्यादा जो है वो एसिड प्रोड्यूस करना पड़ेगा उसको पचाने के लिए। फिर हाई एसिड को प्रोड्यूस करने की इंटेंसिटी हो जाती है बॉडी की, और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड बनने लग जाता है
तो फिर वो जाके अल्सर्स को प्रोड्यूस करता है, और फिर वो इरोजन्स कॉज करते हैं। इरोजन जब तक तो वो मैनेजेबल स्टेट में रहते हैं कि अगर उस टाइम पे इंसान परहेज पर आ जाए, अपनी गंदी आदतों को छोड़कर अपने लाइफस्टाइल में जो है वो चेंजेस कर ले, तो उसको हम मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर वो उसको भी नलीफाई करके, क्योंकि क्या होता है ना, जब अल्सर की हिस्ट्री होती है पेशेंट में, तो जब भी पेशेंट भूखा होता है, उसे भूख लग रही होती है ना, तो उसकी जलन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट में टेंडेंसी होती है कि भूख लगते ही खाना खा लिया जाए, ताकि वो जलन होने का, या वो जलन हो रही है उसका जो प्रोग्रेशन है वो हो ही ना, जलन हो ही ना पेशेंट को। ठीक है, तो उसके साथ वो शुरू कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आगे चल के और बढ़ जाती है। एंड देयर आर हाई चांसेस, मतलब 2.4 to 21% ऑफ चांसेस कि इस तरह के अल्सर आगे जाकर कैंसर को जो है वो कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा आता है स्टोमेटाइटिस, क्योंकि जब भी पेट से रिलेटेड कोई कंसर्न रहता है, तो सबसे पहले डॉक्टर आपकी जीभ चेक करता है ना? क्योंकि अगर जीभ में किसी तरह की कोटिंग आ रही है, वहाँ पे चाहे वो व्हाइट कोटिंग है, या वो येलो कलर की कोटिंग है, या अलग किसी टाइप की कोटिंग है, तो उससे पता चलता है आपके गट के रिगार्ड में। तो स्टोमेटाइटिस एक मुँह के अंदर किसी तरह का सूजन या घाव होना, या मुँह के ये मुँह के ना किसी भी हिस्से में हो सकता है। जीभ में हो सकता है, होंठ के अंदर हो सकता है, गले के अंदर वाली स्किन पर हो सकता है, और मसूड़ों पर भी हो सकता है। और इसमें पेशेंट के मुंह से गंदी स्मेल आना, है ना, और अनबियरेबल होना, सुबह उठ के उसके मुंह में लाइक सा टेस्ट रहना, ऐसे काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा एक और कंडीशन है जिसमें छोटे-छोटे सफ़ेद या पीले छाले हो जाते हैं, जिसके चारों तरफ लाल किनारे होते हैं, और आमतौर से ये होठों के अंदर और जीभ और गले के अंदर होते हैं। जैसे इस पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है मसूड़ों के नीचे भी हैं, है ना? एफ्थैम्पस स्टोमेटाइटिस इसको कहते हैं। इसमें ये छाले हो जाते हैं, चाहे तो ये हमारे जाड़ के साथ होंगे, या तो हमारी जीभ के कॉर्नर्स में हो सकता है। नेक्स्ट, इसमें कैप्सन सार्कोमा है, ये आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है वो फैल रहा है लोगों में। ये एक तरीके का कैंसर है जो त्वचा में, मुंह में, फेफड़ों में, या शरीर के अंदर रक्तवाहिनी जो हमारी धमनियां हैं उसमें जो है प्रवाहित करता है, और ये ह्यूमन में हर्पीज़ HHV8 के कारण होता है। और इसमें आमतौर पर कमज़ोर जो हमारे कमज़ोर जिसका जैसे जो कमज़ोर इम्यूनिटी है जिसमें, या जैसे HIV वगैरह है, उन लोगों में ये पाया जाता है। नेक्स्ट, अब इसमें एक रिप्रेजेंटेशन है स्टमक कैंसर की, कि कैसे एक अल्सर फॉर्मेशन और जो अगर कोई भी कैंसर प्रोडक्शन हो रही है बॉडी में, तो कैंसर सेल अपने आप को कैसे डिवाइड करता है, कैसे अपने आप को प्रोलिफरेट करता है, कैसे बढ़ता है, और एक छोटी सी जगह से वो धीरे 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 बढ़कर अपने आप को इतना बड़ा बना लेता है कि वो कैंसर का गांठ, ट्यूमर, या किसी तरीके का जो है वो इजेशन या ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करने जैसा हो जाता है। तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम स्टमक अल्सर्स के बारे में, स्टमक कैंसर के बारे में जानेंगे। वीडियो थी पिछली, नहीं है? ठीक है। तो इसमें रिप्रेजेंटेशन आएगी, मैं आगे आपको एक वीडियो में भी शो करूँगी। इसके बाद जैसे स्टमक है, स्टमक के अंदर कोई भी जैसे हमारी लेयर्स होती है, म्यूकोज़ा, उसके बाद सब म्यूकोज़ल लेयर, उसके बाद मसल्स होती है, और आउटर सिरोसा होता है। तो ये एक स्टमक की एक लाइनिंग है। तो जब भी कोई ग्रोथ जो है वो बॉडी के अंदर शुरू होती है, चाहे वो म्यूकोज़ा में है, स्टेज 1 में म्यूकोज़ा में होगी या तो होगी ही नहीं, उसको हम स्टेज 0 कंसीडर करते हैं जब उसकी ग्रोथ होना शुरू होती है। देन वो स्टेज 1 पर आता है, जो म्यूकोज़ल और सब म्यूकोज़ल लेयर दोनों को जो है वो इन्वॉल्व कर लेती है। देन स्टेज 2 में ये हमारी तीनों लेयर्स को जो है इन्वॉल्व कर लेती है, म्यूकोज़ा, सब म्यूकोज़ा और मसल लेयर, तीनों में जो है वो फैल जाती है। थर्ड स्टेज में इसका साइज़ और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और फोर्थ स्टेज में ये हमें ईज़िली पैल्पेटेबल या जो है हमारी रिपोर्ट्स में आनी शुरू हो जाती है। उसको हम स्टेज 4 कह देते हैं कि अब वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है या बढ़ गया है, तो जो नीडेड स्टेप है दैट आर नीडेड टू बी टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट, अब एंडोस्कोपी, अब जब भी हम एंडोस्कोपी कराते हैं स्टमक कैंसर में, तो हमें कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशंस मिलती हैं, क्योंकि जो नॉर्मल हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा होता है दैट इज़ बीन हेल्दी, लेकिन जब भी उस गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा में हेल्दी की जगह कोई किसी तरह की पस फॉर्मेशन, कैविटीज़, किसी तरह का रेडनेस, इन्फ्लेमेशन शो करती है, तो वो एक सिग्निफिकेंस होता है इस तरह की इन्फ्लेमेशन के शुरू होने का। नेक्स्ट,
अब जैसे नॉर्मल एंडोस्कोपी इस तरीके की होती है, लेकिन अगर गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स इंडेक्स अगर पेशेंट को ये डिसीज़ है जीईआरडी, तो उसमें जो हमारा गट है वो नॉर्मल की जगह उसमें इस तरह की कॉम्बिनेशन दिखानी शुरू हो जाती है। उसी बैरेट्स एसोफेगस में पिक्चर है उसमें हमें पैचेस बनने लग जाते हैं, व्हाइट कलर के पैचेस बनते हैं जिससे सेंसिटिविटी बढ़ती है। और अगर ओसोफेजियल कैंसर है तो वहाँ पे किसी तरह की ग्रोथ, गांठ जो है और इर्रेगुलर सरफेसेस जो है वो होने शुरू हो जाते हैं। अब ये वीडियो है कैंसर रिप्रेजेंटेशन की कि कैंसर सेल्स कैसे ग्रो करते हैं, एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। Cancers form when normal cells in our body start to divide out of control. Over time, the growing cancer mass destroys nearby healthy cells. Many of the triggers that cause a normal cell to start to divide out of control are found inside the cell, in our DNA. ठीक है, तो जैसे इस वीडियो में भी हमने देखा कि हमारा जो सेल होता है वो इनॉर्मसली ग्रो करने लग जाता है, हमारे हेल्दी सेल्स को भी इनगल्फ करता है और अपनी नॉर्मल टेंडेंसी से जल्दी जल्दी डिवाइड होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रोथ को जो है वहाँ कॉज कर देता है। अब ये एक स्टडी है जो हमें बताती है कि गैस्ट्रिक कैंसर इंडिया में कितने ज़्यादा हो गए हैं। तो प्रेवलेंस जो है वो वेरी करती है 56 टू 89% ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर केसेस। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में ही जो है वो एच पायलोरी के बहुत सारे 56.5% केसेस जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैस्ट्रिक कैंसर पेशेंट्स में। ठीक है, और इसी तरीके से और भी सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप इस जो पेज है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्टडी को गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी अगर आप गूगल सर्च करोगे तो इस तरीके के कई रिसर्च पेपर्स आपको मिल जाएंगे। अब इस चीज़ के लिए हाई रिस्क पे कौन रहता है? सबसे पहले तो हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स 25% जो हैं वो रोज़ाना सीने में उनके मतलब जब प्रेग्नेंट वुमेन रहते हैं उनका डाइजेशन वैसे भी जो है वो हैम्पर होता है बिकॉज़ देयर इज़ सो मच हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। तो उसको कंक्योर करने के लिए बहुत सी प्रेग्नेंट फीमेल्स में गैस एसिडिटी का कंसर्न बहुत ही नॉर्मल होता है और इसमें से वो लोग जिनको एच पायलोरी इन्फेक्शन है दे आर ऑल्सो एट हाई रिस्क। जो अत्यधिक स्ट्रेस में रहते हैं उनको आईबीएस कंसर्न होना और धीरे धीरे बॉडी की ऑटो इम्यून कंडीशन को डेवलप करना वो शुरू हो जाता है, तो देट आर ऑल्सो ऑन हाई रिस्क। जो बहुत ज़्यादा जो है वो शराब पीते हैं, अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा है, बॉडी की पीएच डिस्टर्ब होती है, बॉडी ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होती है और उसी के साथ साथ जो है इस तरीके के घाव अल्सर्स बनने का चांसेस और उसके जो है वो मेजर रिस्क फैक्टर बनना कैंसर के लिए वो बढ़ जाते हैं। जो पेशेंट जो हैं वो ज़्यादा नशे मतलब दर्दों वाली गोलियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा लेते हैं या रेगुलर बेसिस पे उनका उपयोग करते हैं, देयर आर ऑल्सो प्रोन। ब्लड ग्रुप ओ वाले तो होते ही होते हैं उसके लिए पॉजिटिव और हेरिडिटरी भी हो सकता है। जिसके परिवार में ये प्रॉब्लम जो है वो लंबे समय से चली आ रही है उनमें ज़्यादा टेंडेंसी हो जाती है इसको जो है वो कैरी फॉरवर्ड करने की और स्मोकिंग की हिस्ट्री भी रहती है, वो भी इस तरह के कंसर्न्स को जो है वो हाई रिस्क रहने पे मजबूर कर देती है। अब गैस्ट्राइटिस का मतलब है कि पेट की जो अंदरूनी परत है म्यूकोज़ा है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना, उसका सूज जाना, जिसकी वजह से पेट में जलन, दर्द, गैस का कारण बनता है। इन सारी चीज़ों को कॉज़ कर देता है और ये इन्फ्लेमेशन या गैस्ट्राइटिस इसको हम कह देते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं क्या-क्या सिम्पटम्स रहते हैं। अगर आपको गैस्ट्राइटिस है तो आपको क्या-क्या सिम्पटम्स नज़र आएँगे। तो सिम्पटम्स में आपका हार्टबर्न, छाती के सेंटर में जो है वो जलन रहना, उल्टी आना, उल्टी सा मन करना या हमारा जो भूख है उसका कम हो जाना, है ना? पेट में दर्द होना, पेट का सूजा-सूजा सा लगना और हमारा इनडाइजेशन होना, जो खाया है वो अच्छे से पचे ना और हो सकता है अगर अल्सर फॉर्मेशन हो रही है, ऐसा हम खाना खा रहे हैं तो हमारे स्टूल में जो है वो ब्लड मिक्स आए, ब्लड भी हमारे स्टूल में साथ में हो, वॉमिटिंग होना है, वॉमिटिंग की सेंसेशन हो जाना और डिस्कम्फर्ट जो हमारे नेवल एरिया के ऊपर जो है वो रहना शुरू हो जाता है ना? और हमारा जो वेट लॉस है क्योंकि जब भी हम खाना खा रहे हैं वो खाना जैसे पच नहीं रहा, एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा, तो वेट लॉस इज़ अ कंसर्न, तो उसकी वजह से वेट लॉस होना भी शुरू हो जाता है। अब जो जीईआरडी है
आमतौर पर लोग जो है इसमें जो प्रॉब्लम जो लेकर आते हैं वो एक तो एसिडिटी, सीने में जलन या खट्टी डकार ऐसे जो है कंसर्न्स लेकर आते हैं। और इन लक्षणों के लिए जो है मतलब सीने में जलन होती है, खट्टे डकार आते हैं, मुँह का स्वाद जो है बदल जाता है। और इसमें हम आमतौर में जो भी हमारी पचाने वाली औषधियाँ होती है उसका यूज़ करते हैं। और कई लोगों में इसी इसी तरह के पेट में गैस या एसिड रिफ्लक्स भी कहा जाता है। अब हम इसमें डायग्नोसिस करते कैसे हैं कि प्रॉब्लम पेशेंट को क्या हुई है। तो देखो सबसे पहले उसके रूट कॉज़ को जानना, उसके निदानों को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले उसकी जर्नल हिस्ट्री लेते हैं ताकि ये पता लग सके कि अभी रिसेंटली उसको क्या-क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं और उन प्रॉब्लम्स की कितनी ड्यूरेशन है और वो किन-किन चीज़ों को लेकर ज़्यादा परेशान है। क्लिनिकल हिस्ट्री उसके साइन एंड सिम्पटम्स को देखेंगे, क्या साइन एंड सिम्पटम्स पेशेंट को आ रहे हैं और उनकी क्या सिवियरिटी है। कितने सीवियर स्टेजेस पे वो उनको फ़ील कर रहा है। फैमिली हिस्ट्री मतलब उसके फैमिली में कभी इस तरह का कोई कंसर्न तो नहीं रहा, फैमिली में कभी ये ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो फैमिली में रन कर रही है ना? उसके बाद हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं जिसमें उसका स्टूल एग्ज़ामिनेशन होता है, उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं ताकि कुछ भी जो पहली स्टेज पर रूल आउट किया जा सके वो हम ब्लड और स्टूल इन्वेस्टिगेशन से करवा सकें। अगर उसमें भी सस्पिशियस रहता है सम अदर काइंड ऑफ डिजीज़ तो हम हायर टेस्ट की तरफ जाते हैं जिसमें एंडोस्कोपी या बेरियम रेडियोग्राफी जो है वो करवाई जाती है टू रूल आउट व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ओवर देयर जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो रही है। अब बहुत मेजर कंसर्न है दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन जिसमें हमारे जो कब्ज़ रहती है और हम जो है वो हमारा पेट साफ़ नहीं हो पाता जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि जिस तरीके से पेशेंट्स में होता है तो इसमें हम बेसिकली क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लैक्सेटिव ले लेते हैं, सपोजिटरीज़ लगा देते हैं, एनीमा दे देते हैं ताकि पेट साफ़ हो जाए। बट दे आर सिम्प्टोमैटिक मैनेजमेंट अगेन उसमें हम रूट कॉज़ पे वर्क नहीं करते। तो रूट कॉज़ पे वर्क करना इज़ इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट। अब कॉन्स्टिपेशन किस वजह से हो सकती है ना? आहार में अगर हमारा फाइबर कंटेंट जो अगर हमारा खाना है उसमें कम है ना? और हमारा जो भोजन है वो पचाने में मतलब वो भारी है, बहुत ज़्यादा तला भुना भोजन है, उसकी वजह से हो सकता है। कोल्ड, ड्राई और एस्ट्रिंजेंट फूड, जंक फूड और जो हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी हमारी कॉन्स्टिपेशन को प्रमोट करते हैं। हमारे जो चेंज हमारे लाइफ़स्टाइल में आ जाता है जैसे ट्रैवल करना हो गया, एजिंग हो गई या प्रेगनेंसी हो गई, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी कम होती है उसकी वजह से भी हम कुछ दवाइयाँ लेते हैं, कुछ दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है, वो हमारी एब्ज़ॉर्प्शन को जो है वो कम कर देती है और कॉन्स्टिपेशन को लीड करती है। और मतलब जब हम फ्रेश होने जाते हैं तो हमें ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है और इसी के लिए एक कंडीशन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आते हैं जिसमें हमें बार-बार मोशन के लिए जाना पड़ता है। इसी में आईबीएस की मैं बात कर रही थी तो हम आईबीएस थोड़ा-सा रिलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट। आईबीएस में ये कॉमन डिसऑर्डर है जिसमें पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, दर्द, दस्त या कब्ज हो जाती है। ये गंभीर बीमारी नहीं है लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर सकती है बिकॉज़ इसमें जो है वो हमारी स्ट्रेस कंडीशन इन्वॉल्व रहती है और जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो एजिटेटेड हो जाता है या तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहता है या उसको दिन में बहुत ज़्यादा बार पेट साफ करने जाना पड़ता है। नेक्स्ट। अब ये एक नॉर्मल सी फिजियोलॉजी है जो मैंने अभी भी आपको समझाई। नेक्स्ट। अब आईबीएस में इसके अलग-अलग तरीके हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टूल कैसा है। आईबीएस सी, आईबीएस एम और आईबीएस टी। आईबीएस सी इज़ जहाँ पर आईबीएस में कॉन्स्टिपेशन सब टाइप रहता है। जिन लोगों को भी इस तरीके का कंसर्न रहता है वो मोस्टली कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। एम मतलब सब टाइप जिसमें जो लोग हैं उसमें जो है कभी कॉन्स्टिपेशन रहती है, कभी डायरिया रहता है। और एक आईबीएस डी है जिसमें आईबीएस में मोस्टली पेशेंट को जो है वो डायरिया ही रहता है। इसमें पेशेंट को जो है वो बार-बार या तो डायरिया या तो वाटरी स्टूल होता है और मोस्टली दिन में 6 से 7 बार जाना पड़ता है।
ठीक है। अब क्या कॉजेज़ है? अब आईबीएस के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। हमारा डिस्टर्ब गट माइक्रोबायोम, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, हमारा गट और ब्रेन कनेक्शन जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मोस्टली स्ट्रेस कंडीशन में होता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। और कोई इंटॉलरेंस अगर हमारी गट में है, कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस है, उसकी वजह से भी आईबीएस हो जाता है। ठीक है। अब कॉमन आईबीएस के सिम्पटम्स रहते हैं कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, मिक्स्ड स्टूल हैबिट, म्यूकस आना, जब स्टूल के साथ म्यूकस आना शुरू हो जाता है, इनकम्प्लीट बॉल मूवमेंट लगती है कि पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ, और लूज और फ्रीक्वेंट स्टूल रहते हैं, और पेट में दर्द भी रहती है, ब्लॉटिंग रहती है। नेक्स्ट। ठीक है। अब एक वीडियो है, हम एक वीडियो देख लेते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद जितने भी लोग इस वेबिनार में जुड़े हैं, मैं चाहूँगी अगर आपके इस डिज़ीज़ को लेकर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप काइंडली हैंड रेज़ करें ताकि मैं आपका क्वेश्चंस ले सकूँ और इफ़ेक्टिवली उन प्रॉब्लम्स का जो है वो सॉल्यूशन आपको दे सकूँ। तो आप प्लीज़ अपने हैंड रेज़ कर लीजिएगा, और जब भी मैं किसी का नाम यहाँ से प्रॉम्प्ट करती हूँ, वो अपने माइक को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो प्ले। हमारे साथ आचार्य मनीष जी है। आचार्य जी, आपका स्वागत है। आप देश विदेश में बड़े ही हिम्मत के साथ और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ आयुर्वेद के लिए बोलते हैं, और मैं खुद अनुभवी हूँ। मेरे पिताजी के किडनी को एलोपैथिक डॉक्टर ने कहा था कि अब ऑपरेशन की स्थिति में आ गया है, फलाना है वगैरह। तो मैं तो इनको सुनता रहता हूँ, हमारा पुराना परिचय है, मैंने इनके हेडक्वार्टर को भी देखा है। तो मुझे लगा कि ये बोलते हैं, जरा प्रयोग करके देखते हैं। वैसे भी मैं पत्रकार हूं तो बड़ा तार्किक हूं, जब तक खुद नहीं देखता तब तक भरोसा नहीं करता। तो मैंने इनको कहा ये स्थिति है, इन्होंने कहा लेके आइए। तो इनके मेरठ में जो सेंटर है वहां पर मेरे पिताजी 2 ढाई हफ्ते रहे। उसके बाद जो उनका रिपोर्ट था वो पूर्णतः क्लीन नीट आया, केवल 2 ढाई हफ्ते में। ठीक है, तो हम कुछ पेशेंट्स के पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं। जो भी पेशेंट्स हैं जो अपने क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो अपना हैंड रेज करिएगा। सबसे पहले पेशेंट जो हैं उनको अभिनीत जी। यस मैम। अभिनीत। जी, यस मैम, यस मैम। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। मेरे को दिक्कत ये है कि जो शुरुआत में आपने बताया ना कि जीभ में जो वाइट पूरा लेयर रहती है, उसमें दाग टाइप के, धब्बे टाइप के रहते हैं, हम्म। वो मेरे को प्रॉब्लम है। हमेशा हो जाती है, सही हो जाती है, फिर मेरे को हो जाता है बार बार। और समय से रह पेट। रही है प्रॉब्लम? जी जी। जी कितने समय से रह रही है प्रॉब्लम? मैम, मेरे को 4-5 साल हो गया है, लेकिन चार अभी। पाँच जी अभी सही रहती है। कभी कभी पेट जब हम्म। गड़बड़ हो जाता है मेरा, तब ये प्रॉब्लम मेरे को दिखती है। देखो, स्टोमाटाइटिस होता ही अब जैसे जीभ में या हमारे मुंह में कोई भी इस तरीके का कंसर्न तभी आता है जब हमारा पेट अच्छे से काम नहीं करता, हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा होता। तो जी वो एक जी एक साइन है हमारे गंदे जो हमारी गट हेल्थ है उसका। तो हमें अपनी जी गट हेल्थ को सही रखना पड़ता है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वो ओरल हाइजीन को लेकर नहीं है। आप रोज ब्रश करते होंगे, आप अपनी टंग भी क्लीन करते होंगे, जी जी लेकिन उस जी। हो जाता है रो- जी because आपका गट अच्छे से काम नहीं कर रहा। किसी और चीज की दवाई तो नहीं लेते हो? मैम, नहीं, मैं कोई किसी चीज़ की दवाई नहीं लेता हूँ। आपकी एज कितनी है? मैम, 40। 40। ठीक है, क्योंकि देखो जब भी हमारा गट कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, गट में दिक्कत होगी, तो उसकी वजह से वो दिक्कत आएगी ही आएगी। तो सबसे पहले तो अपना खाना पीना अच्छा करो, जो हमारे पेट के लिए पचाने के लिए चीजें जो है वो हल्की है और फाइबर से भरी हुई है। उन चीज अपना डाइट चेंज कर दो। अपना डाइट चेंज करोगे तो ना तो आपकी गैस कॉन्स्टिपेशन या पेट से रिलेटेड कोई कंसर्न आएगा, ना ही स्टोमाटाइटिस बार बार होगा। ठीक है। और अगर फिर भी स्टोमाटाइटिस बार बार रहता है, ब्लीडिंग, गम से ब्लीड तो नहीं करते हैं जब ब्रश करते हो तो? ब्रश करते हैं तो कभी कदार टीथ से, वो उससे मतलब दांतों के बगल बगल से कभी कदार आगे आ गया, हाँ। ज्यादा तेज कर दिया तो। नहीं, हाँ, बाकी और तो कोई दिक्कत नहीं। वो क्या होता है ना, कई बार जब स्टोमाटाइटिस बहुत पुराना होता है तो वो हमारे ब्लीडिंग गम्स या गम के आसपास कई बार खून का आना हो जाता है, बिकॉज वो एक सिम्टम है। आप अपना विटामिन सी भी जरूर लिया कीजिए साथ में, या तो डेली का एक आंवला अगर ले सकते हो तो उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करो, क्योंकि विटामिन सी की कमी से भी ये कंसर्न ज्यादा हो जाता है ना। जी स्टोमेटाइटिस या इस तरीके की चीजें होनी बढ़ जाती हैं। तो नंबर 1 अपना डाइट कंट्रोल है, नंबर 2 विटामिन सी का इंटेक जो है वो अच्छे से रखें। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम, कानपुर से बात कर रहा हूँ।
कानपुर से बात करें, इसके अलावा तो और कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये चीजें तो आपकी डाइट मॉडिफिकेशन से सही हो जाएंगी। जी। ठीक है, लेकिन डाइट मैंने मॉडिफिकेशन। शुगर भी मेरे को अभी 2 साल पहले मेरे को डायग्नोस्ट हुआ था शुगर, वो तो मैंने मेंटेन कर रखा हुआ है। अभी क्योंकि लास्ट 2 मंथ बैक मैंने वो कराया था, तो जो आया था 5.6 आया था HbA1c। HbA1c। जी, 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 जी। तो ठीक है, वो वही है कंसर्न बस। बाकी मैं वो सोचा था कि मैनेज शायद है। शुगर की वजह से ये पेट हो रहा है मेरे को, जीभ में। बिल्कुल, मैंने इसीलिए जब मैंने आपकी हिस्ट्री लेना शुरू करी थी, तो सबसे पहले मैंने यही पूछा था कि किसी और चीज़ की दवाई तो नहीं खाते हो लंबे समय से? नहीं, अब दवा देखो, नहीं खा रहा हूँ, लेकिन मैं दवा नहीं, नहीं खाता हूँ शुगर की। अगर मैं डायबिटीज़ की बात कर रही हूँ, तो शुगर भी हमें इसी वजह से होती है कि जो अच्छा। हम खा रहे हैं, या तो हमारी बॉडी उसको एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रही, इंसुलिन की प्रोडक्शन कम है, या तो इंसुलिन को बॉडी यूज़ नहीं कर पा रही है। जी, बेसिकली जी, वो भी हमारा मेटाबॉलिज़्म डिस्टरप्शन की वजह से ही वो प्रॉब्लम भी शुरू होती है। जी, तो अगर कोई सिस्टमिक इलनेस है, तो जब कोई सिस्टमिक इलनेस में जब हम वर्क ऑन करना शुरू करते हैं, तो अपने आप वो ठीक हो जाती है। चाहे वो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ये दीज़ आर थिंग्स जो बहुत ईज़ी हैं डील करने के लिए। अगर तो अच्छे से मैनेज हो जा रही है, वेल एंड गुड है, अगर नहीं हो रही है, तो एक बार पंचकर्मा करा लो, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी, टॉक्सिन्स बॉडी से फ्लश आउट हो जाएँगे, तो हमारा मेटाबॉलिज़्म एक बार रीस्टार्ट हो जाएगा। मैम, ये कहाँ पे जाना होगा? ये क्या आपने एक बार मेरे को बोल दीजिए क्या कराना है? मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा जहाँ पे आप बोलेंगी तो। आप कहाँ से बताया, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कानपुर से बात कर रहा हूँ। कानपुर में भी हमारा सेंटर है, वहाँ भी जा सकते हो, और जी। हमारे जो मेजर सेंटर हैं वो लखनऊ, मेरठ, नवी मुंबई, चंडीगढ़, देराबस्सी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पर ओके, भी आ सकते हो। ओके मैम। तो नहीं, ठीक कानपुर है, में अच्छी तरीके से नहीं हो पाए तो बताइए, तो मैं लखनऊ आ जाऊँ? लखनऊ आ जाओ। बस बात इतनी सी है कि वो हमारे छोटे सेंटर्स हैं, है ना? तो कई अच्छा। बार क्या होता है, छोटे सेंटर्स में थोड़ी फैसिलिटीज़ कम होती हैं, है ना? हाँ। हाँ, तो अगर आप आ सकते हो तो फिर लखनऊ आ जाना। तो लखनऊ में क्या बोला मैम, वहाँ पे क्या कराना होगा? मैं किससे कैसे क्या कंसल्ट करना हूँ किससे? आप वहाँ पर आकर मिल लें, सीनियर डॉक्टर्स बैठते हैं ओपीडी में, वो सारी चीज़ें आपकी ब्रीफ, कुछ नाड़ी परीक्षण भी हॉस्पिटल में होता है, ताकि ओके, आपका बॉडी टाइप एनालिसिस किया जा सके और उसके बेसिस पे आपकी थेरेपीज़ डिसाइड की जा सके। स्नेहन, स्वेदन, बस्ती, वमन, विरेचन, जो भी थेरेपी आपके लिए जो है वो फ़ेसिबल लगेगी, आपकी बॉडी कंडीशन के अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपको गाइड कर देंगे। ओके, ओके। तो ठीक है? उसका तो कोई उनके साथ शुरू। जी हुँ। चार्जेस या मेरे को अभी पता लग पाएँगे या वहीं पे जाके पता लग पाएँगे? देखो, 2 तरीके हैं, एक तो कौन-कौन सी थेरेपीज़ होती है उस पे डिपेंड करता है, एक तो आप जाकर पता कर सकते हैं, है ना? जी, और जी, बाकी जी। कुछ जर्नल चार्जेज़ रहते हैं, अगर वो जानना चाहते हैं तो आप वीडियो कंसल्टेशन डॉक्टर के साथ ले सकते हैं। वो आपको ओके, जर्नल चार्जेज़ को इंट्रोड्यूस कर देंगे, बाकी अगर आप जा सकते हो, नियर बाय है, तो जाकर ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके जी, ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट। आप मुझे पेशेंट का नाम ब्रीफ कर दो, यहाँ पे लैग कर रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे। भीम? भीम जी, आप अपना क्वेश्चन पूछें और पेशेंट ले लो। रेखा जैन जी, संचिता डे जी। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी जी, मैडम। भीम जी बताएं। मैडम मेरे को ना आईबीएस की प्रॉब्लम है और मैंने 10 से 12 दिन पहले ना पानीपत हम्म, शुद्ध हिम से दवाई ली है मैडम। ठीक है, उसमें मैंने स्टूल टेस्ट करवाया है और ईएसआर वगैरह ना सीआरपी मेरा थोड़ा लेवल बढ़ा हुआ है। वो ठीक मैंने है। डॉक्टर साहब को दिखाया था तो स्टूल में थोड़ा सा बैक्टीरिया है 0 से 2% के उसमें। उन्होंने मेरे को ठीक है, एक तो ग्रैनी की और एक पीने की और एक रात का चूर्ण दिया है। ठीक है। तो तो मैडम अभी उसमें जब ना से मुझे वो ले कुछ। रहे हो, कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है? खाने पीने का परहेज भी उन्होंने कुछ बताया था? हाँ मैडम, मैं दूध दूध से बनी चीजें मैं बंद कर रखी हैं जी। और अल्कलाइन वाटर लेता हूँ और सुबह हम्म, उठ के खाली पेट ये सफेद पेठा होता है ना जो उसको हाँ दो हाँ, तुलसी के पत्ते इसमें ग्राइंड करके वो भी पी रहा हूँ मैडम। ठीक है। तो अभी तो क्या, मैडम आराम नहीं कुछ हो रहा है, कुछ खास आराम नहीं है मैडम। 10 से 12 दिन हो गए दवाई कंटिन्यू। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो आया होगा मैडम कुछ? क्या है कि ना मेरा ऑफिस का काम रहता है तो हाँ हाँ। मैं रोटी भी एक ही टाइम खा रहा हूँ, फ्रूट ले रहा हूँ ज़्यादा, जैसे हम्म, मौसमी फ्रूट। तो मतलब 5% लगा लो, वो कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है।
ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा समय लगता है दवाइयों के साथ जो है वो असर आने में। महीने की दवाइयाँ दी होंगी आपको कम से कम। हाँ जी, 1 महीने की दी है। हाँ, क्योंकि देखो 1 महीना दवाइयाँ खा के एक बार दोबारा एनालाइज करना पड़ता है कि दवाइयों किस वजह से इम्प्रूवमेंट नहीं आ पा रहा। क्योंकि देखो दवाइयों से हम कोशिश करते हैं कि चीज़ों को दवाइयों के साथ ही मैनेज किया जा सके। अगर दवाइयों से अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दवाइयों से उतना अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाता है फिर हम पंचकर्मा के लिए एडवाइस करते हैं, ताकि दवाइयाँ अगर उतना अच्छा काम नहीं कर रही तो हम उसको जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन लेवल से काम करना शुरू करें ना। ठीक है तो मैडम, दवाइयाँ अभी 10-12 दिन हुए हैं, उसको महीना एटलीस्ट कंटिन्यू करो ताकि दवाइयों से ही अच्छा असर आ जाए। नहीं तो पंचकर्मा तो देखो फिर अगर नहीं आती है तो फिर वो तो करवाना ही पड़ेगा। तो मैडम उसमें ये है ना, जैसे कुछ भी खाता हूँ मेरे को वॉशरूम जाना पड़ता है। आई- बाहर जाना पड़ेगा, कुछ खाओगे तो आवाज, जाना। हेलो, हाँ जी मैम, आप सुन रहा हूँ मैं आपको। मैं यही कह रही हूँ कि आईबीएस में तो ये कंसर्न रहता ही है कि आप जितनी बार भी कुछ खाते हो तो आपको जाना पड़ता है मोशन पास करने के लिए। ठीक है, आप थोड़ा सा अपनी दवाई को कंटिन्यू करो। महीना भर दवाई कंटिन्यू करो। दवाई कंटिन्यू करने में क्या प्रॉब्लम आती है, अगर उसके बाद भी असर नहीं आता तो एक बार हॉस्पिटल आकर मिल लो, ताकि अगर दवाइयों में कुछ चेंजेस करने हैं वो गाइड किए जा सके, नहीं तो आपको कुछ पंचकर्मा थेरेपीज के साथ गाइड कर सके। ठीक है जी। नेक्स्ट पेशेंट रेखा जैन जी। यस मैम। रेखा जैन जी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी रेखा जी बताएं। मेरा क्वेश्चन है ना, अभी मेरे ये हाल ही में मेरे घर में मेरी बहन को है ना, ये यूट्रस से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हुई है। मतलब तो हमने रिपोर्ट करवाई थी, तो अच्छा। डॉक्टर बोल रहे थे कि मतलब उसकी हेल्थ नहीं बन रही थी, कंटिन्यू रिड्यूस होती जा रही थी। तो ठीक है। हमने बोला कि क्या हुआ, ऐसे चेक कराते, उसको वाइट डिस्चार्ज ज्यादा होता था। हम्म तो तो रिपोर्ट कराई तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको यूट्रस रिमूव कराना पड़ेगा, क्योंकि हम्म आपका फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय में गांठें होने की वजह से वो बाहर तक, मतलब उसको क्या बोलते हैं, हिस्टेरेक्टोमी ऐसा हम्म हो गया है। हम्म आई डोंट नो मोर अबाउट ये गर्भाशय के बारे में, मुझे ज्यादा नहीं पता है, पर ऐसा डॉक्टर ने मुझे बोला है कि ठीक है। तो फिर वो मतलब हाँ, विदाउट मतलब ये गर्भाशय निकाले बिना भी वो डॉक्टर बोलता उम्र है कितनी है पेशेंट की? हेलो। उम्र कितनी है पेशेंट की? 42। 42 ईयर। देखो यस। एक बार तो उनकी रिपोर्ट्स चेक करनी पड़ेंगी, किस यस। तरीके की गांठें हैं, कितनी गांठें हैं, किस तरीके की उसकी मॉर्फोलॉजी है, मतलब कहाँ कहाँ वो फैली हुई हैं, वो यस। देखना पड़ेगा। रिपोर्ट्स चेक करने पड़ेंगी, उसी के बाद बता पाऊंगी। क्योंकि देखो ऐसे बहुत सारी गांठें होती है जो यूं भी डिसॉल्व हो जाती है यस। यस। सर्जरी के भी, है ना, वो तो निकल मैं जाती है, उनका साइज कम हो जाता है। तो आप जो है उनकी रिपोर्टें, ये तो पेशेंट से भी बात करनी पड़ेगी कि फिजिकली क्या क्या दिक्कतें उनको आ रही हैं, अब रही हैं या नहीं आ रही हैं, है ना। तो यस इनसे श्योर। प्रॉपरली कंसल्ट करना पड़ेगा। आइदर यू कैन बुक अ वीडियो कंसल्टेशन, आप अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो कंसल्ट कराया जा सके डॉक्टर के साथ। ठीक है, जाके ओके। वहाँ पे रिपोर्ट्स चेक कर सके, पेशेंट को देख सके, उनसे उनकी हिस्ट्री ले सके। और ओके। सेकेंडली अगर आपके नियर बाय कोई सेंटर है तो अब मैं आपको वहाँ के लिए डायरेक्ट कर देती हूँ, वहाँ मिलकर ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हो। कहाँ से बात कर रहे हो? हम अहमदाबाद से बात कर रहे हैं, और मेरी अहमदाबाद बहन में हमारा हॉस्पिटल पे है, वहाँ दिखा लो। कहाँ पे है? एड्रेस मैं आपको हेल्पलाइन नंबर दे देती हूँ। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7710371037। इसमें आप अपनी लोकेशन के साथ जो है वो एड्रेस ले सकते हो, एड्रेस मांग लेना और जाकर एक बार विजिट कर लेना। ओके, 7710371037। हाँ जी, ओके। चैट में भी मैंने ये नंबर डलवा दिया है, आप वहां से भी ले सकते हो। ओके, मेरी ये रिपोर्ट मैं आपको कौन से नंबर पे सेंड करूँ? इस नंबर पे भी आप शेयर कर सकते हो, अगर आप वीडियो कंसल्ट करना चाहते हो तो इस नंबर पे भी अपनी रिपोर्ट शेयर करके डॉक्टर से एक बार कंसल्टेशन ले सकते हो और पहले बात कर सकते हो, और फिर अगर हॉस्पिटल जाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ओके। ठीक ओके। है। थैंक ठीक है। यू।
मेरा नंबर भी वेल इसमें ड्रॉप कर देती हूँ, एक बार वीडियो कंसल्टिंग भी हो जाएगी। ठीक है जी, आप एक बार ओके वीडियो मैम, कंसल्ट रेखा जी। थैंक यू सो मच। वेलकम रेखा जी, टेक केयर। ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट रेखा जी। रेखा से तो बात हो रही थी अभी। अच्छा, सीमा जी। नमस्कार मैम। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सीमा जी। हेलो, नमस्कार मैम। प्रशांत जी, जिनका भी मैं नाम ले रही हूँ वो अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो मैम। प्रियंका शाह जी। हाँ जी मैडम। मैडम उषा मेरे को जी। हेलो। नमस्कार मैम। हेलो हेलो। सीमा जी, उषा जी, नमस्कार मैम। हेलो आवाज नहीं। पंकज शर्मा, हेलो हेलो जी मैम, उषा बोल रही हूँ मैं। हेलो। हेलो जगमेश जी। हेलो जिसका भी मैं नाम ले रही हूँ हम उसको अलाउ कर रहे हैं यहाँ से बोलने के लिए। आपने अनम्यूट पे क्लिक करना है, अपने मैम माइक को अनम्यूट। अनम्यूट हेलो करें ताकि आप अपना क्वेश्चन पूछ सके, मुझ तक आपकी आवाज आए। आपकी आवाज आएगी तो फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगी। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? और कोई पेशेंट बचता है? अभिषेक कुमार जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, प्रशांत जी। हेलो। मैडम हाँ जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैडम, अभिषेक अभिषेक कुमार बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी, अभिषेक जी बताएं। मैडम जी मुझे ना 2 साल हो गए हैं, नाभि के आसपास जलन टाइप का दर्द होता है और कभी नाभि से 2 उंगली ऊपर चला जाता है। हम्म। और ठीक है। खुल के स्टूल नहीं पास होता है ना, मतलब ऐसा रहता है कि अभी पूरा पेट खाली नहीं हुआ है। 2 साल से ये प्रॉब्लम रह रही है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र तो मेरी 37 है अभी। 37 ईयर्स। कहाँ से बात कर रहे हो? मैं हिमाचल प्रदेश से बात कर रहा हूँ मैडम, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो नाभि के इधर उधर अगर धरन तो नहीं खिसकी हुई, नाभि तो नहीं खिसकी है, चेक करवाया है आपने यहाँ मैंने पे? जी चेक चेक करवाया ना, तो उसमें तो जो चेक करते हैं वो बोलते हैं कि नाभि तो आपकी खिसकी है, लेकिन वो सेट करते हैं तो फिर सेट भी नहीं होती वो। और धक धक की आवाज, मतलब धक धक लगता है नाभि से 2 उंगली ऊपर, धक धक धक। हम्म। एक तो आपकी धरन जो है वो सही जगह पर नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और धरन जब तक चढ़ी रहेगी तब तक कॉन्स्टिपेशन का कंसर्न तो आएगा ही आएगा, है ना? और मेरी तो ये इसके लिए कमजोरी तो कमजोरी बढ़ी आ गई, वीकनेस बढ़ी आ गई है। मेरा वेट जो कम से कम 20 किलो मेरी 2 साल में गिर गया है। तो बहुत ज्यादा वेट लॉस हो गया कि कॉन्स्टिपेशन के कंसर्न करके भूख भी कम हो गई है। भूख भी कम हो गई मेरी, भूख भी नहीं पूरी प्रॉपर लगती ना। और जलन, मतलब जो जलन टाइप का दर्द होता है ना, इससे नेगेटिविटी आ जाती है माइंड में। और टेस्ट वगैरह मेरी हम्म। मैंने एलोपैथी में सब कुछ करवाया ना। हम्म। और प्रेजेंट मेरा जो है ट्रीटमेंट जो वो पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा है। आप चंडीगढ़ आते ही हो एक बार हॉस्पिटल आ जाओ ना, ताकि धरन को भी देख लिया जाए, साथ में क्या इलाज करवाना है इसके लिए, अगर पंचकर्मा नीडेड है तो वो भी करवा सके, क्योंकि ये वेट लॉस इतना सारा होना इट्स नॉट हेल्दी। एक साथ इतना सारा वजन गिर रहा है तो शरीर में चीजें सही नहीं चल रही हैं। तो धरन भी सेट करवानी पड़ेगी, और धरन के साथ साथ आपका कॉन्स्टिपेशन का कंसर्न भी जो है वो सही करना पड़ेगा, क्योंकि पेट साफ नहीं होगा, भूख अच्छे से नहीं लगेगी, शरीर में जो चीजें जरूरत की चाहिए वो शरीर को नहीं मिलेंगी, जिसकी वजह जी से मैडम। शरीर में कमजोरी अलग से आ जाएगी। और दूसरी तो मैडम जी जो चंडीगढ़ में जो एलोपैथी के डॉक्टर है मैडम, उन्होंने मुझे बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट आपके नॉर्मल है, आपको आईबीएस हो गया है। बार बार मोशन जाना पड़ता है, पेट साफ बार बार करना पड़ता है? नहीं मैडम जी, मैं सुबह ही जाता हूँ बस एक ही बार जो है। चलो, आईबीएस का भी अगर कंसर्न है दैट इज ऑल्सो फाइन, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट करना भी तो जरूरी है ना, ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा अच्छा मैडम जी, तो इसमें है ना कि आईबीएस में जैसे बोलते हैं कि बार बार स्टूल पास होता है, पेट में गुड़गुड़ होती है, तो मेरे में पेट में भी गुड़गुड़ नहीं होती है ज़्यादा, मतलब नॉर्मल टाइप है। कहीं मैंने अभी टाइप बताया आपको, 2-3 टाइप होते हैं बीएस में, आईबीएस में। एक में तो कॉन्स्टिपेशन रहती है, एक में बार बार स्टूल आता है, एक में कभी कॉन्स्टिपेटेड स्टूल आता है, कभी कभी जो है वो मोशन जैसा स्टूल आता है। तो ऐसे अलग अलग वो हैं, टाइप्स हैं आईबीएस के, तो वो रूल आउट करना ज़रूरी है। और अगर जिस भी तरीके का आईबीएस है उसका ट्रीटमेंट साथ में करवाना ज़रूरी है
है ना, क्योंकि आईबीएस हमारी स्ट्रेस कंडीशन से ज्यादा ट्रिगर हो जाता है। अब पेट में जो है वो इस तरीके की भारीपन रहेगी, पेट में दिक्कत रहेगी, तो डेफिनेटली ना धीरे धीरे आप स्ट्रेस में आ जाओगे, इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी जब भी इस तरीके का कंसर्न रहेगा कोई तो। नेगेटिविटी तो मैंने बहुत ज्यादा आ गई है ना, नेगेटिविटी तो दिमाग में ये है कि अब शायद जिंदगी जो वो खत्म हो गई है, यहाँ तक की है जिंदगी। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार आओ, मिलो, एक बार आपकी धड़न चेक कर लेते हैं। धड़न को सही करना भी जरूरी है, और आपकी पंचकर्मा के साथ शुरू करते हैं, ताकि जिस भी तरीके का आईबीएस है, पेट अच्छे से साफ होना शुरू हो, ताकि भूख अच्छे से लगे। नेगेटिविटी रह रही है, अब माइंड रिलैक्सिंग थेरेपीज, योगा, मेडिटेशन, ये करना भी तो साथ में जरूरी है। अभी तो एज ही 37 ईयर्स है, जी जी इतनी जी सी मैडम। उम्र, इतनी सारी चीजें दिमाग में आना, इट्स नॉट एट ऑल गुड। तो ट्रीटमेंट के साथ शुरू करवाते हैं, है ना। अभी आप चंडीगढ़ आते ही हो ट्रीटमेंट के लिए, एक तो 35 में हमारा सेंटर है, वहां मिल सकते हो, या तो हमारा सेंटर फिर यहाँ देरा बस्सी में है, एक बार देरा बस्सी आ जाओ। तो मैडम ये ठीक ऐसा सेंटर आपका नजदीक कांगड़ा में नहीं होगा, यहाँ जहाँ कांगड़ा में? है, पर वो सिर्फ क्लिनिक है, वहां पर अच्छा आपको क्लिनिक है। इतना अच्छा, हाँ सिर्फ क्लिनिक है, वहां जाके दवाइयाँ लेकर आ सकते हो। वहां पे धरन सेट होनी या कोई थेरेपीज हो पाना पॉसिबल नहीं है। मतलब कांगड़ा में है, ये टांडा मेडिकल कॉलेज के सामने ही है, छोटा सा क्लिनिक होगा। अच्छा छोटा है वो ना। हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ क्लिनिक है, वहाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं, वो देखते हैं, दवाई दे देते हैं। तो अगर सिर्फ दवाइयाँ ही लेना कंसर्न है तो दवाई तो वहां से ले सकते हो, लेकिन इस कंडीशन में दवाइयों के साथ साथ धरन का सेट करवाना और आपकी पंचकर्मा होना जरूरी है। मतलब मैडम जी जो एलोपैथी डॉक्टर है उन्होंने तो मुझे सेक्रेटरी की मेडिसिन लगा दी है, अब 2 महीने हो गए खाते हुए उनको। और करेंगे क्या जी, देखो अब आईबीएस का कंसर्न जो है वो माइंड से रिलेटेड होता है, स्ट्रेस कंडीशन से रिलेटेड होता है। तो जब कोई भी पैथोलॉजी पेशेंट को रूल आउट नहीं होती है, डॉक्टर कुछ भी रूल आउट नहीं कर पाते, तो वो एंटी डिप्रेसेंट देना शुरू कर देते हैं, साइकेट्रिक ड्रग्स जो है वो शुरू कर देते हैं, ताकि माइंड रिलैक्स रहे और आप जो है वो कंप्लेनिंग मोड से जाके थोड़ा सा शांत रहना शुरू कर जाओ, और थोड़ा बहुत अगर रिलीफ आ सकता है तो वो भी शुरू हो जाए। पर वो दवाइयाँ लेना कोई सोल्यूशन थोड़ी है, वो तो फिर लॉन्ग टर्म चलती जाएंगी। बिल्कुल मैडम जी ठीक बोल रहे हैं आप। और सिम्टम जो है वो फिर वो ये वापस आ रहे हैं ना, सिम्टम पूरे प्रॉपर नहीं जा रहे हैं ना। वो नहीं जाएंगे, वो कैसे जाएंगे जब उसका इलाज ही नहीं हो रहा। हम सिर्फ उसको दबाने पे काम कर रहे हैं, उसको दबाने पे जोर दिया हुआ है, उसको सही तो कर ही नहीं रहे हैं। जी मैडम ठीक जी। है, उसको सही करना है, कुछ सही थेरेपीज के साथ शुरू करना जरूरी है। जरूरी नहीं है हर चीज के लिए दवाई ही हो, हर चीज के लिए दवाई हो ये जरूरी नहीं है। हर चीज के लिए हम खाने पीने की आदतें बदल सकते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कुछ चीजें शुरू कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग ना हो, दिमाग ऐसी ऐसी जगहों पे ना चले, उसके लिए भी आप 10 लोगों के साथ बैठोगे, सुबह का अपना रूटीन सही करोगे, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो मेरे तो यही मानना है, अब अगर आप आकर ट्रीटमेंट करवाओगे तो वही बेहतर है। वरना अगर एक बार ये साइकेट्रिक ड्रग्स के चक्करों में फंस गए, पूरी उम्र खाते रह जाओगे, और धीरे धीरे इन्हीं दवाइयों से जो है वो वेट गेन होना, अब अजीब से तरीके के सिम्टम्स बॉडी में और भी आने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे इसकी एमजी बढ़ती जाती है, क्योंकि रिटेलिएशन आती है। जब आप लंबे समय तक एक ही दवाई कंटिन्यू करते रहते हो तो आगे चल के वो शरीर में असर दिखाना कम कर देती है, फिर हमें हाई डोज ऑफ मेडिसिन पे शिफ्ट होना पड़ता है। तो इससे जितना हो सकता है उतना बचो, धीरे धीरे कम करो। अब एकदम से तो ये छूटेंगी भी नहीं, एकदम से छोड़ दोगे तो और दिक्कत आएगी। तो धीरे धीरे जब ट्रीटमेंट के साथ शुरू करेंगे तो धीरे धीरे इन दवाइयों को छोड़ने में भी मदद करवाएंगे आपकी। अभी तो मेरी 2 मंथ ही हुए हैं, अभी तो ज्यादा नहीं खाई मैंने, 2 मंथ हुए हैं अभी टोटल। तो धीरे धीरे इनको बंद भी करना पड़ेगा ना। एक दिन छोड़ के खाता हूँ फिर ऐसे ना। एक बार ट्रीटमेंट शुरू करवाओ, तब दवाइयाँ टेपर डाउन होंगी। तो मैडम आप मुझे ना इसका एड्रेस वगैरह मेरे इस नंबर पे सेंड कर दो ना, फिर मैं चंडीगढ़ तो आना मैंने हेल्पलाइन नंबर, हाँ आना है तो आकर मिल लेना। हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको अभी बताया था, 7710371037, ये चैट बॉक्स में भी डाला हुआ है। इसमें आप अप्रोच या तो मैसेज कर सकते हो या तो कॉल कर सकते हो, और दोनों ही तरीके से आप एड्रेस ले सकते हो हॉस्पिटल का, आपको शेयर कर देंगे। ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। ठीक है, ओके जी, वेलकम। ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट कौन है? अभिषेक ही तो थे ये। हाँ जी, अभिषेक जी। प्रियंका शाह जी। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही मैं नहीं लूंगी। और पेशेंट हेलो, था?
हेलो और हेलो अमरदास जी, हेलो जाकी जी, हेलो अमरदास जी बोल रहा हूँ जी मैं। हेलो अपना माइक अनम्यूट करें। कुछ ग्लिच आ रहा है क्या? सबके एकदम से अनम्यूट हो जा रहे हैं फिर बाद में। हेलो हेलो लास्ट टाइम हुआ था जैसे। हेलो हेलो अमरदास बोल रहा हूँ मैम मैं। हेलो अंकिता मैम। हेलो 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 अमरदास जी, अपना हेलो माइक हाँ अनम्यूट करें। अनम्यूट आप है अपना मैम मेरा माइक माइक तो। अनम्यूट करोगे तो आपको जो है मैं आपकी आवाज सुन पाऊंगी और आपका अनम्यूट है क्वेश्चन मैम ले माइक तो पाऊंगी। मेरा। हेलो हेलो माइक अनम्यूट है मैम मेरा तो। हेलो विकास जी, हेलो हेलो अंकिता मैम। हाँ जी अमरदास जी बताएं। हाँ जी सीमा जी, हेलो हाँ हाँ जी जी सीमा जी, अंकिता मैम, मैं फरीदाबाद से बात कर रही हूँ। जी जी। मैं 44 इयर्स की हूँ मैम। मैम जनवरी में मुझे थोड़ा स्किन इश्यूज हो गए थे। बहुत अच्छा। ज़्यादा एलर्जी हो गई थी, स्किन एलर्जी मैम। हम्म। तो उसके बाद मैम मैं बहुत ज़्यादा सिवियर हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। अभी मैं हाँ फ़िलहाल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रही हूँ, पर अभी भी उसका फ़र्क नहीं आ रहा। और ठीक है। मोशंस के लिए भी मैम एक्चुअली कंटिन्यूअसली मतलब मुझे कुछ ना कुछ वो लेना पड़ता है। सीड्स वगैरह लेती हूँ वैसे तो मैं, और कोई लेग्जेटिव नहीं। हम्म। चिया सीड्स या फिर गोंद कतीरा इस टाइप से। ठीक तो है। ये सब चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो या फाइबर मतलब भी बढ़ा लेती हूँ, सैलेड्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह। तो उससे ठीक हम्म। रहता है। अदरवाइज ये थोड़ा सा कम होता है तो मोशंस का इशू रहता है मुझे। और थोड़ा सा ये रहता है कि पूरा क्लियर होने का वाला है सीन, की पूरा क्लियर नहीं हो पाता, स्टमक भी ऐसा लगता है, फील होता है। कॉन्स्टिपेटेड रहते हो, देखो तो आपका और हेयर फॉल। हाँ हाँ, और बताओ। मैम एक ये जो टंग की प्रॉब्लम है, वाइट रहती है थोड़ी सी, हम्म। ये इशू भी है थोड़ा, कि वाइट ठीक रहती है। है टंग। मैं क्लीन करती हूँ, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मुझे थोड़ा सा ये इशू रहता है। ठीक है। ठीक हो सीमा जी, अभी जो आपने मुझे प्रॉब्लम बताई ना, देखो हेयर फॉल तो शुरू हुआ आपकी स्किन एलर्जिक कंडीशन की वजह से, है ना। स्किन जी एलर्जिक कंडीशन ने उस चीज को प्रमोट किया, हेयर फॉल को लीड किया, तो हेयर फॉल उसकी वजह से हो रहा है। और जो अभी आपके प्रॉब्लम आ रही है कि जीभ में जो है वो परत जमी हुई रहती है, वो आपके गंदे जो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, जो आपका गट खराब हो रहा है, उसका जो है एक साइन है। गंदा गट होने का एक साइन है कि गट अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से आपकी जो कोटेड टंग है वो रह रही है और पेट अच्छे से साफ नहीं हो पा रहा, अच्छे से वैक्यूएशन नहीं हो पा रही। अब देखो बहुत मतलब एक क्लियर सा लॉजिक है कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो जी हमारी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो जब हमारी एब्जॉर्प्शन खराब होगी, शरीर में अच्छे से चीज़ों को जो है हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारी बॉडी को जो जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो जो मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, जब जब वो बॉडी को पूरे नहीं होंगे, तो बॉडी की जो भी लीस्ट एक्टिविटीज़ हैं जिसको उसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अपनी मतलब बॉडी को चलाने के लिए, तो सबसे पहले उनमें डिटेरियोरेशन आना शुरू होती है। जब भी अगर आप बात करो, अगर कोई इंसान ना डाइटिंग पे भी जाता है, जो बहुत ही रिग्रेस डाइट करता है, तो उसमें भी सबसे पहले हेयर फॉल शुरू होता है, आई साइट वीक होनी शुरू होती है, बोन्स में कट कट की आवाज़ आनी शुरू होती है। ये होती है इस वजह से क्योंकि बॉडी उन चीज़ों को जो है वो न्यूट्रिशन देना बंद कर देती है जिसको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर एब्जॉर्प्शन ही ठीक नहीं होगी तो हमारा हेयर फॉल का कंसर्न जो है वो उतना अच्छे से जो है वो रिजॉल्व नहीं होगा। जितने मर्जी शैम्पूज यूज़ कर लो, सीरम्स यूज़ कर लो, है ना, कुछ भी ले लो, जब तक हम उसके रूट कॉज पे, हमारे गट पे काम नहीं करेंगे, तो हमारा जो हेयर फॉल हो रहा है या हेयर रिलेटेड कंसर्न्स हैं उनका सही होना जो है उतना ही मुश्किल है। ठीक है। तो अगर आपको ट्रीटमेंट के लिए शुरू करना है तो सबसे पहले हम गट से शुरुआत करेंगे, गट की क्लिनजिंग शुरू करेंगे, और गट की क्लिनजिंग जब हो जाएगी ताकि जो भी खा रहे हो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, तो उसके बाद हम जो भी सप्लीमेंट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे आपकी हेयर स्ट्रेंथनिंग के लिए, वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे। ओके मैम। तो ठीक है। मैम आप कुछ अभी फिलहाल तो ये अभी ट्रीटमेंट के लिए आप कहाँ रेफर करते हैं? मैं फरीदाबाद से हूँ तो मैम, नियर बाय। ऐसे तो फरीदाबाद में भी हमारा एक सेंटर है, वहां पर भी जा सकते हो। बाकी हरियाणा में हमारे दो बड़े सेंटर्स है, एक तो पंचकुला में है, एक कुरुक्षेत्र में है, और गुड़गांव में भी है, गुड़गांव में भी आप जा सकते हो। ओके मैम, प्रॉपर फरीदाबाद में कौन सा बता रहे हैं आप मैम? फरीदाबाद में भी है। आप एग्जैक्ट एड्रेस के लिए आपको जो मैंने हेल्पलाइन नंबर दिया, आप उस पे एड्रेस ले सकते हो, एग्जैक्ट एड्रेस।
बाकी ओके ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो डॉक्टर से, और फिर एड्रेस लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। ओके मैम। और मैम आप कुछ रेफर करते हैं मैम इसके लिए मॉर्निंग में, जैसे आंवला वगैरह ऐसा कुछ ले सकती हूँ? देखो मॉर्निंग में सबसे पहले तो अगर कॉन्स्टिपेशन का कंसर्न रहता है तो ल्यूक वार्म वाटर से अपने दिन की शुरुआत करो। मैम नॉर्मल उसको नॉर्मल करके पानी तो मैं पीती हूँ मैम, नॉर्मल पानी लेती हूँ मतलब हम्म, हाफ लीटर इतना 2 to 3 ग्लासेस ले लेती हूँ। मतलब मेरा चला जाता है 1 लीटर अबाउट, क्योंकि थोड़ा देखो थोड़े बहुत ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं है ना, ओके ओके लिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी पियो, कोई इशू नहीं है। सुबह उकड़ू बैठना है, पैर के जी बल बैठना है, और ल्यूक वार्म वाटर आप सुबह 1 ग्लास 2 ग्लास, मतलब ओके या तो बिल्कुल गरम गरम पानी लो जिसको सिप सिप करके पियो सुबह, उकड़ू ओके बैठ के पियो उसको, है ना, ताकि जी थोड़ा जी सा बेटर हो। और छोटा ये 2 से 3 कड़ी पत्ते या अदरक का छोटा टुकड़ा, ये सुबह सुबह ये भी लेकर आप चबा सकते हो, या लहसुन की ओके एक मैम आधी कली अगर चबा पाओगे तो वो चबा लो सुबह भूखे पेट, है ना, ओके ताकि मैम थोड़ा सा हमें जो डे का स्टार्ट है वो अच्छा मिले। और जिस जी दिन कॉन्स्टिपेशन आपको लगता है ज्यादा रहती है उस दिन आप उस ल्यूक वार्म वाटर में हनी मिक्स कर सकते हो। हनी ओके पर वो मैम शुगर वाला हनी नहीं जो मार्केट में मिलता है, अगर देसी हनी कहीं से मिल जाता है ना, रॉ हनी, तो वो जी यूज मैम कर, वो हनी को मैम पानी में डाल के नॉर्मली उस मैम मेथी दाने वाला पानी भी थोड़ा सा लेती हूँ मॉर्निंग में। ले सकते हो, वो भी मेथी अच्छा दाना, होता है। मेथी मेथी दाना दाने वाला पानी ले रहे हो वो भी ले लो, और जो रॉ मेथी बच जाती है तो उसको भी चबा लो, वो या एक्चुअली उसको पाउडर बना रखा है, पास। पाउडर को रात को थोड़ा-सा डाल करके सोक करके रख दिया और मॉर्निंग में उसे भी ले लिया, स्वैलो कर लिया और पानी भी पी लेती हूँ। इस तरीके से ले हाँ रही हूँ। ऐसा भी कर सकते हो, या तो अगर मेथी को पूरा वाला दाना मेथी का अब्सॉर्ब करने डालते हो तो उसका पेस्ट बना के उसको एज अ हेयर मास्क भी यूज किया जा सकता है, वो बालों के लिए भी अच्छा होता है। हाँ मैम, वो थोड़ा-सा उसी वजह से भी स्टार्ट किया और थोड़ा गैस्ट्रिक इश्यू रहता था जैसे, तो हाँ उसका भी काफ़ी खदीरा मतलब रिस्ट, फर्क पड़ा। खदीरा रिस्ट करके एक आता है, खदीरा रिस्ट, जी, जी। ये एक सिरप होता है, वो भी ले सकते हो। 15-15 ml सुबह शाम इक्वल पानी की क्वांटिटी के साथ खाना खाने के तुरंत बाद। खदिरा रिस्ट। वो भी तो ले सकते हो, ये मैम कहाँ से, आयुर्वेदिक स्टोर किसी से भी मिल जाए? आयुर्वेदिक स्टोर मिल जाएगा। ओके मैम। तो ठीक ये है, कितना बता रहे हैं हेल्थ मैम, कितना बता रहे हैं मैम क्वांटिटी? 15 ml, 15 ml। 15 ml अरिस्ट और 15 ml पानी, वो ओ मिला के फिर वो आप सुबह शाम ले सकते हो 2 टाइम। ओके, ये ठीक है, किस पर्पज़ के लिए मैम? डाइजेशन के लिए? हाँ डाइजेशन और आपके हेयर्स दोनों के लिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। इसके साथ शुरू कर लो, बाकी अगर कोई कंसर्न रह जाता है आप हॉस्पिटल तो विजिट कर ही सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। मैम एक बार ये हेल्पलाइन नंबर फिर से बता दीजिए। हाँ ये रहा हेल्पलाइन नंबर, 7710371037। ओके, 7710371037। हाँ जी, मैं ओके, चैट बॉक्स में भी ये नंबर डलवा दिया, वहां से भी ले सकते हो, बाकी ये तो मैंने अब बता तो मैंने आपको दिया ही, ठीक है। ओके, ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेलकम जी। ठीक है, और पेशेंट है अमरदास जी, नमस्कार मैम। हेलो। जिनेश जी, हेलो, मैं अमरदास बोल रहा हूँ मैम। उषा जी। हेलो। हाँ मैं जी, अमरदास बोल रहा हूँ मैम। हाँ जी अमरदास जी। मेरी उम्र मैम 29 है। हम्म। पिछले 2-3 महीने से गैस की दिक्कत हो रही है मैम। तो पहले मैंने पेंटापेराजोल वगैरह DSR वगैरह ये ली थी, कुछ इंग्लिश मेडिसिन वगैरह ली थी। जी फिर बाद में मैंने आपके शुद्धि में ही बात की थी, तो उन्होंने मेरे को वात पित्त कफ दिया था। अच्छा, डॉक्टर से कंसल्ट किया था या ऐसे ही वात हाँ। पित्त कफ मंगवाया था? नहीं, डॉक्टर से बात की थी, कोई प्रियंका नाम था डॉक्टर का मैम। अच्छा। हाँ, अभी ये है मैम, मेरी मतलब एसिडिटी बनती है तब वो रिलीज नहीं होती, तो उसके कारण मेरी हार्ट बीट बच जाती है। और हम्म लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर में भी दिक्कत हो जाती है, मतलब भारापन आ जाता है जब एसिडिटी होती है तभी। ठीक होने के बाद कोई वो भी जांच ठीक हो करवाई है जाते कभी हैं। अपनी? कोई और दिक्कत तो नहीं है? फैटी लिवर वगैरह का कंसर्न तो नहीं शुरू हाँ, हुआ है? वो कोई किया था जांच मैम। करवाई है? लीवर का साइज मैम 15.4 है। हम्म कुछ थोड़ा बहुत फैटी लीवर बता रहे थे। हम्म और मैम गाल ब्लैडर में मेरे पॉलिप्स बने हुए हैं 3 mm के। मैक्सिमम हम्म साइज है 3 mm। हम्म ये ठीक है, दिक्कत तो बता। गैस एसिडिटी का कंसर्न ना एक तो लीवर से रिलेटेड भी है और गॉल ब्लैडर पॉलिप से रिलेटेड भी है, अच्छा क्योंकि मैम। गैस एसिडिटी बनने का ना हमेशा कोई ना कोई रीजन होता है। एक तो हो सकता हाँ। है हमारा खाना पीना अच्छा ना हो,
ज्यादा भारी चीजें हम खा रहे हो जिसकी वजह से गैस एसिडिटी रह रही हो। नहीं अगर वो खाना पीना सुधारने के बाद भी गैस एसिडिटी रह रही है तो उसका कोई और कॉज है। फिर वो जैसे हाँ आपने बताया और कि अ, थोड़ा सा फैटी लीवर भी है और गॉल ब्लैडर में हाँ पॉलिप भी है। अब गॉल ब्लैडर में जब लोगों को पथरियां भी हो जाती है तब भी गैस हाँ एसिडिटी का कंसर्न बढ़ जाता है। हाँ या जब पेशेंट जो है गॉल ब्लैडर रिमूव करवा लेते हैं उसके बाद भी उनको गैस हाँ एसिडिटी का कंसर्न रहता है। हाँ तो पथरी में स्टोन बन जाता है और पॉलिप में गांठ बन जाती है। तो ऐसी कोई हाँ। गांठ जब अंदर बन जाती है तो वो इन सारी चीजों को बढ़ाती है। तो अब इसके लिए क्या कुछ करें मैम? देखो अब देखो दवाइयाँ वात पित्त कफ बैलेंस किट आपने खा ली, वो डिटॉक्सिफिकेशन करने में मदद करती है कुछ हद तक, हाँ कि शरीर की गंदगी को जो है साफ करके थोड़ा बहुत बेटर हाँ, फील कराया जाए। कभी कभी लूज मोशन लगते हैं। हम्म तो वो उन दवाइयों से कोशिश करते हैं बेटर करवाने की। हाँ और अब जैसे बता रहे हो और भी सारी चीजें हैं, फैटी हाँ लीवर है और हाँ जीभ में पॉलिप है, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट साथ में शुरू करना जरूरी है, हाँ। ताकि ये जो गैस्ट्रिक का कंसर्न है जिस वजह से हो रहा है उस पे भी काम किया जा सके। कहाँ से तो बात कर रहे हो आप? मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ, हरियाणा में चरखी दादरी भिवानी से। ठीक है। ये पंचकुला या कुरुक्षेत्र कुछ आपके पास पड़ता है? मेरे पास गुड़गांव फरीदाबाद। गुड़गांव पास पड़ता है? तो हाँ एक बार पास ही पड़ता। गुड़गांव गुड़गांव में दिखा सकते हो ना आके, ताकि हाँ मैं वहां पर दिखवा के फिर आपके ट्रीटमेंट के साथ शुरू कर सकें। अच्छा। हम्म बाकी अगर दवाइयों के साथ शुरू करना तो डॉक्टर के साथ वीडियो कॉल करने के बाद दवाइयां लेना। हाँ डॉक्टर से वीडियो कॉल के बाद ही उन्होंने ये भेजा था मैम। ठीक है, तो एक बार डॉक्टर से वीडियो कॉल कर लेना, या तो अगर उनका कांटेक्ट आपके पास है जिनसे लास्ट टाइम बात हुई थी, या हाँ तो एक है बार मैम। उन्हीं से बात करो कि इस अच्छा। तरीके की दिक्कत है, मुझे दोबारा एक बार कंसल्ट करना है क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही है और मुझे इतना हाँ आराम हाँ नहीं आया है, या जितना भी हाँ आया है वो बता के फिर आगे की ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं जा पाते हो, और अगर जा पाते हो तो वो तो सबसे अच्छा है, एक बार जाकर ट्रीटमेंट ले लो। नहीं चले जाएंगे मैम, उसमें तो कोई दिक्कत हम्म, नहीं है जाने में तो। गुड़गांव तो एक जाते ही रहते हैं। एक बार आ जाओ हॉस्पिटल में, एक बार आकर दिखा लो, ताकि ठीक है। अगर कोई और चीज भी जरूरी है तो उसके साथ शुरू किया जा सके। क्योंकि जो गॉल ब्लैडर के पॉलिप होता है ना, हाँ उनको ट्रीट करना और भी ज्यादा मुश्किल है, हाँ क्योंकि वो गांठें बन गई हैं। और गॉल ब्लैडर ओरिएंटेड दवाइयां भी वैसे बहुत जो है वो हाँ मिनिमम रहती हैं, तो वैसे हाँ भी वो डिफिकल्ट टू ट्रीट है। और उसमें पॉलिप पथरी होती है, वो तो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हम करवा देते हैं, हाँ पॉलिप हाँ। रहता है उसकी दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ती है। ठीक है। तो उसकी ट्रीटमेंट के साथ शुरू करते हैं ताकि सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दवाइयों के साथ ही लाया जा सके। ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक है है मैम। मुदास्य, आप एक बार आ जाएं हॉस्पिटल और फिर ट्रीटमेंट के साथ शुरू करते हैं। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम जी। ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट कौन है? मीनाक्षी गुप्ता जी। हेलो, नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। मैम मेरी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, मेरा ना लिवर 3 ग्रेड प्रॉब्लम है, लिवर फैटी लिवर। एंड हम्म मेरा वेट भी एकदम से लूज नहीं होता है आफ्टर डिलीवरी। मेरा सिजेरियन बेटा हुआ था, 10 इयर्स हम्म का है वो। उसके बाद मेरी अच्छा। सेम प्रॉब्लम मैम, मेरे जो ब्लैक पैचेस हाथ में, बैक में ब्लैक पैचेस स्टार्ट हो गए। मतलब स्किन मेरी बहुत ज्यादा खराब होती गई। हम्म तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा होम्योपैथी मतलब लिवर के लिए नहीं लिया था ट्रीटमेंट, एक्चुअली हार्मोन्स भी मेरे इम्बैलेंस थे, तो उसका ट्रीटमेंट चला था मेरा होम्योपैथिक का। तो अब मेरे को अभी मैं शुद्धि में, मैंने अभी ट्रीटमेंट मेरा लास्ट मंथ से चल रहा है। एक्चुअली मैंने मेडिसिन ली है लिवर की, डिटॉक्स की। ठीक है। हम्म तो अब मुझे यही कंफर्म करना था कि मेरा जो ये ट्रीटमेंट है, जो मेरा, एक सेकंड जस्ट सेकंड, जो पैचेस हैं, हैंड पैचेस हैं, बैक पैचेस हैं, मतलब हम्म ब्लैक स्किन जो मेरी ब्लैकनेस हो रही है, वो हम्म स्किन से लिवर की वजह से होती है, हो रही है, या हार्मोन इम्बैलेंस है? मुझे वो एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है, और उसमें कोई देखो इम्प्रूवमेंट भी नहीं है काफी टाइम से। देखो जो प्रोग्रेशन है, जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो ना, जी उसमें जी। दोनों ही चीजें हो सकती हैं। लीवर कंडीशन की वजह से भी ब्लैक पैचेस आते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आते ओके। हैं पैच। ठीक है। अब वो कंडीशन अगर तो देखो, जब भी ग्रेड 3 फैटी लीवर बहुत ज्यादा होता जी। है ना, अब वो ग्रेड 3 कैसे हुआ, वो सारी चीजें रूल आउट करनी जरूरी है, एक्चुअली दवाइयां पीसीओडी, देखो। हाँ जी, पीसीओडी की प्रॉब्लम भी थी मेरे को, है भी इनफैक्ट,
पहले डेट्स वगैरह मेरा प्रॉपर रेगुलर थे, प्रॉपर नहीं थे, बट 7-8 मंथ से मतलब मेरा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी चला था बीच में लास्ट ईयर, तो उससे मेरा प्रॉपर रेगुलर पीरियड्स होते थे। बट अब जैसे मुझे लगता है बेसिकली मेरे को लीवर, क्योंकि मेरा टमी एरिया ओवर ब्लोटेड रहता है, मतलब मेरा कंपैरेटिवली बॉडी स्ट्रक्चर में मेरा टमी एरिया ही हमेशा मतलब बहुत फूला फूला रहता है। और यही था कि मेरे को यही जानकारी चाहिए थी जब कि आपने कंसल्ट किया डॉक्टर से तो उन्होंने आपको पंचकर्मा के लिए एडवाइस नहीं किया कि आप एक बार जी हॉस्पिटल आ जाओ? हाँ जी, उन्होंने मुझे पंचकर्मा के लिए बोला था, बट यही था कि मेरे को एक्चुअली हाँ जी प्रॉब्लम्स बता रहे हो ना, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, फैटी लीवर भी है, तो दवाइयाँ तो हेल्प कर सकती हैं कुछ हद तक इनको सही करने के लिए, लेकिन जी आपकी बॉडी को जो नीडेड है वो प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन के साथ शुरू करना नीडेड है, ताकि तो उसके लीवर लिए भी जरूरी डिटॉक्स है हो। ओके। हाँ जरूरी है, ताकि हम साथ में थेरेपीज भी प्लान कर सके। हाँ दवाइयों से थोड़ा बहुत असर आएगा, लेकिन दवाइयों के साथ थोड़ा टाइम लंबा चला जाएगा। और बीइंग अ फीमेल बॉडी पे इस तरीके की पैचेस होना ना समवेयर हमारे मतलब मोरल को डाउन करता है। हमें एग्जैक्टली बहुत ही एग्जैक्टली हाँ जी अनइजीनेस फील होती है जब भी इस तरह के कोई स्कार्स या ऐसे हम्म, पैचेस बॉडी पे होने लग जाते हैं। तो हाँ इसको जी क्योंकि जितना मेरा जल्दी ट्रीट हाँ जी बताइए। इसको जितना जल्दी ट्रीट करते हैं ना उतना ज्यादा जी उसके हील होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब ये पैचेस पुराने हो जाते हैं ना फिर नहीं है सही हम्म होते। हाँ जी मैम, मेरा ये हो गया ऑलमोस्ट 3-4 इयर्स, तो पहले था लाइट था, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट अब डे बाय डे वो बहुत स्पीड से ना मतलब काफी ज्यादा हो रहा है। तेजी से बहुत ज्यादा हैंड्स पूरे ब्लैक होने शुरू हो गए। एंड एक और हम्म चीज पूछनी थी मैम, जैसे मेरा ना गम्स, जैसे गम्स ऐसा लगता है वीक हो रहे हैं, जैसे मेरा हम्म टीथ है वो मतलब मैंने डेंटिस्ट को दिखाया है, तो वो मुझे कोई प्रॉपर कोई ये हम्म रीजन नहीं बताते कि गम्स मेरे जो धीरे धीरे ना एक एक करके मेरे दांत भी जैसे लगता है कि लूज हो रहे हैं, फिर वो लूज हो हम्म जाते हैं तो वो मुझे उसको रिमूव कराना पड़ता है। तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो बेसिकली मुझे इसका रीजन नहीं समझ पा रही हूँ मैं कि आपने ये डेफिशिएंसी चेक करवाई हैं? आपने अपने B12 कैल्शियम विटामिन डी के लेवल्स चेक करवाए हैं? मैम पहले मैंने विटामिन डी का मतलब करवाया था, तो उसमें काफी डेफिशिएंसी थी विटामिन डी की, और कैल्शियम था, मतलब मेरा हम्म आफ्टर डिलीवरी मेरे कैल्शियम काफी लो था, मतलब काफी लो। हम्म। तो उसके लिए मैंने एलोपैथिक मेडिसिन लिए थे कैल्शियम के जो आते हैं, उस एक बार टाइम मैं ना आप अपना फेरिटिन लेवल B12 डी और कैल्शियम दोबारा चेक करवाओ, क्योंकि अगर बार बार कैविटेशन हो रही है, बार बार वो लूज हो रही है, मतलब हमारी बॉडी में अंदर डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से वो लैक आउट कर रहा है, उनका न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं हो पा रहा, वो अपनी कैविटी से लूज हो जा रहा है और आपको निकालने पड़ रहे हैं। जी डेफिशिएंसी रूल आउट करवाओ, अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो उसको बढ़ाओ। देखो सबसे पहले क्या होता है, आप सप्लीमेंट ले तो लेते हैं, पर क्या जो हम सप्लीमेंट ले रहे हैं खा रहे हैं वो बॉडी में पच भी रहे हैं? एग्जैक्टली हाँ जी, वो नहीं पता चल रहा, ठीक है। अब्जॉर्प्शन हम्म कैसी हो रही है वो भी तो देखना पड़ता है। एक और जी चीज आप कर सकते हो, जो किशमिश आती है ना, जी जो दाग आती है, हाँ रात को जो है 10 से 20 जो जितनी भी आप किशमिश खा सकते हो, 10 से 20 किशमिश को अच्छे से वॉश करके पानी में भिगो दो। ठीक है, ओके पानी में ओके। भिगोने के बाद उसको सुबह उठ के वो किशमिश भी आपने खा लेनी है, और जिसमें वो भिगोई है वो पानी भी साथ में पी लेना है। अच्छा ये वो पानी भी पीते हैं, आयरन, ठीक है हाँ पानी धो के अच्छे से धो के पानी में डिप करना ना, ठीक है ताकि पानी ठीक साफ है रहे। ठीक है, वो पानी ठीक भी है साथ में पी लेना। ये आपके आयरन लेवल को बढ़ाने में भी हेल्प करता है और आपकी बॉडी के एब्जॉर्प्शन को भी अच्छा करता है। ठीक है, ओके। तो और अगर मैम ये किश ये आपने टेस्ट कौन से बताए, कैल्शियम, विटामिन B12? कैल्शियम करा सकते हो, विटामिन B12 करा सकते हो, सीरम फेरिटिन लेवल करा सकते हो, और विटामिन डी करवा सकते हो। ओके ठीक है, ठीक है ये मैम। टेस्ट करवा लो, डेफिशिएंसीज का पता चल जाएगा। और दवाइयाँ तो आप खा ही रहे हो, दवाइयों से देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अगर दवाइयों से उतना अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो प्लान करो कि आप हॉस्पिटल में आकर पंचकर्मा के साथ शुरू करवा सको। ओके मैम, ठीक है। वही मैं प्लान करती हूँ एक्चुअली। ओके थैंक यू। थैंक यू। ओके जी, वेलकम। ठीक है, जिग्नेश जी, अभिषेक सैनी। हेलो। हाँ जी। हेलो हेलो। हाँ जी जिग्नेश जी बताएं। हाँ मैम, मुझे ना आईबीएस का प्रॉब्लम है। हम्म। तो एक्चुअली ये ठीक है, मुझे ना कितने लॉकडाउन टाइम के से? पहले, ये मुझे लॉकडाउन के पहले हुआ था। जैसे लॉकडाउन लगा ना तभी मेरा वेट प्रॉपरली गेन हो चुका था। तो मेरा वेट हम्म। था 50 पर, तभी हो चुका था। तो ठीक अभी है। रिसेंटली मुझे फिर से प्रॉब्लम चालू हो गया, मतलब 5-6 महीने से।
ठीक है, मतलब पहले आईबीएस का प्रॉब्लम आपको 2019 में आया था और उसके बाद अभी 5-6 महीने से दोबारा शुरू हुआ है। हाँ, तो मैं एक्चुअली 2009 से मैं मतलब ग्लूटेन फ्री पे हूँ। मैं मैदा और मतलब कुछ नहीं खाता हूँ। हम्म हम्म। ठीक है, तो अभी दोबारा से प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो अभी हाँ, कुछ चेंज हुआ है आपकी लाइफस्टाइल में? आपने क्या कहते हैं, फैमिली में कोई कंडीशन चेंज हुई है, या आपने जॉब स्विच किया है, या जॉब में प्रेशर नहीं बढ़ा है? नहीं, कुछ प्रॉब्लम, जॉब कुछ पे। चेंजेस आए हैं लाइफ में? हाँ, थोड़ा स्ट्रेस बढ़ा था। थोड़ा मतलब मतलब मैंने अभी जो नया होम परचेज किया था उसके वजह से थोड़ा डिले हो गया, तो उसके टेंशन में था हम्म बस। ठीक है, क्योंकि देखो आईबीएस जब भी ट्रिगर होता है ना, तो उसमें हमारी स्ट्रेस, हमारी मेंटल कंडीशन इन्वॉल्व जरूर होती है। जैसे इससे पहले भी हमारे साथ एक पेशेंट जुड़े थे, अगर आपने सुना होगा उनकी कंडीशन के बारे में ना, तो वो भी बता रहे थे कि उनको आईबीएस बताया डॉक्टर ने, लेकिन अभी आईबीएस की ट्रीटमेंट ना करते हुए उनके लिए उन्होंने साइकाइट्रिक दवाइयाँ शुरू करवा दी हैं। तो साइकाइट्रिक दवाइयाँ शुरू करवाने का मेन रीजन यही रहता है, क्योंकि जब तक हमारा माइंड रिलैक्स नहीं होगा, आईबीएस सबसाइड नहीं होगा। तो हमें ओके। दोनों चीजों को, आपकी स्ट्रेस कंडीशन को मैनेज करना और आपके गट बैक्टीरिया को, जो हमारा गुड गट बैक्टीरिया है उसको प्रमोट करना, दोनों को साइमल्टेनियसली करना होता है। ओके। ठीक है, तो ओके, उसके तो साथ उन्होंने मुझे मतलब कि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आईवीआईजी करके मेडिसिन आता है इंजेक्शन, वो मुझे लेने बोला था हम्म लिया आपने? एंटीबॉडीज के लिए। तो मैंने लॉकडाउन में एक ही लिया था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो मैंने वो 4 इयर्स लिया ही नहीं। तो अभी मुझे रिसेंट में फिर से डॉक्टर ने बोला कि चालू करो लेने के लिए, तो मैंने लिया था, लेकिन उससे भी कुछ कम नहीं हो रहा है। तो मुझे मोशन कभी कभी होते हैं, कभी कभी मंथ में 5 to 6 डेज ऐसा हम्म होते हैं, फिर थोड़ा आराम रहता है। हम्म देखो, वो तो इंजेक्शन लेना है तो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ना, वो आप कुछ समय लेकर छोड़ सकते हो, लेकिन बेसिक कंडीशन तो आपकी स्ट्रेस कंडीशन है। जब दोबारा ट्रिगर होगा तो दोबारा आईबीएस शुरू हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है तो ना, तो उसके लिए आपके कुछ स्ट्रेस को आयुर्वेदिक मैनेज में। कर, दवाइयां हैं, दवाइयों के साथ शुरू कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब तो कहाँ मैं से बात कर रहे हो आप? मैं बॉम्बे से। ठीक है, नवी मुंबई में हमारा सेंटर है, जा सकते हो। अंधेरी में है, थाने में है, पुणे में है, और हाँ, नवी मुंबई में है। अंधेरी में जा सकता हूँ मैं। अंधेरी जा सकते हो ना, तो अंधेरी में एक बार जाकर आओ, मिलो। वो दवाइयों के साथ शुरू कर सकते होगे तो दवाइयों के साथ शुरू करवाएंगे, ताकि उसके कोई साइड इफेक्ट भी ना हो और धीरे धीरे आपका कंसर्न भी सही हो सके। ओके ओके, तो मुझे अंधेरी लोकेशन का कुछ एड्रेस या कुछ मोबाइल हाँ, आपको नंबर या मिल कुछ। जाएगा। आप जो हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप अपना जो है वो क्वेरी डाल दे, वो आपको एड्रेस शेयर कर देंगे आपके नंबर पे। कौन सा नंबर ठीक, जो 7। हाँ हाँ, यही 7710371037। ओके ओके, ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू। इसी पे हाँ जी, वेलकम, इसी पे अपनी क्वेरी डाल दें, वो शेयर कर देंगे। ओके ओके। ठीक है जिग्नेश जी, ठीक है। ठीक है, हो गए। अब पीपीटी की तरफ चलते हैं, एक बार लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, हमने जीईआरडी के बारे में बात की, हमने आईबीएस के बारे में बात की, हमने कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात की, है ना। तो हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, जिनके रिलेटेड हमारा जो गट है उसमें जो है वो प्रॉब्लम आती है, गट हेल्थ हमारी जो है डिस्टर्ब रहती है, और जिसकी वजह से आगे चल के हमें प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है। तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इसमें हम पंचकर्मा ट्रीटमेंट, जैसे आईबीएस के अभी बहुत सारे केसेस हमारे पास आए, तो आईबीएस में क्या पंचकर्मा हम कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि वो हमारी स्ट्रेस कंडीशन के साथ हमारा जो गट माइक्रोबायोम है वो रिलेटेड रहता है। तो जो भी हमारा नियरेस्ट रूट है हमारे ब्रेन को या हमारे दिमाग को स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, दैट इज हमारा नॉस्ट्रल्स। तो हम नस्य थेरेपी करवाते हैं, जिसमें हम मेडिकेटेड ऑयल, घी जो है वो नोज में इंस्टॉल करवाते हैं, ताकि हमारी जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, या जो हमारा मस्तिष्क का एरिया, वहाँ पर जो है वो रिलैक्सेशन मिल सके। ठीक है, दूसरा हम बस्ती थेरेपी करवाते हैं, जिसमें हम नाभि बस्ती कर सकते हैं, और मेडिकेटेड ऑयल को जो है हम इंटेस्टाइन में भी पुश कर सकते हैं, ताकि हमारे जो हेल्दी बैक्टीरिया है उसकी प्रमोशन करवाई जा सके। तो बस्ती ट्रीटमेंट एक दूसरा तरीका है।
उसके बाद इसी नशे के साथ साथ हम शिरोधारा करवाते हैं, जैसे इस पिक्चर में भी दिखाया गया है। पेशेंट को शिरोधारा टेबल पे लिटवाते हैं और उस पे मेडिकेटेड ऑयल की कंटिन्यूटी में एक धारा जो है सिर पे डाली जाती है, जिससे हमारी ब्रेन को जो है वो नरिशमेंट मिलती है, अच्छे से जो है रिलैक्स पेशेंट हो जाता है। और जो क्रॉनिक इंसोम्निया के पेशेंट होते हैं ना, वो पेशेंट भी होते हैं जिनको मैंने बहुत अच्छे से आराम आते देखा है इन थेरेपीज के साथ। अब मैं आपको बताती हूँ कि कितना इफ़ेक्टिव रहता है पंचकर्मा इस वीडियो के थ्रू, कितना अच्छे से जो है इनको रिज़ल्ट मिलता है या पेशेंट की कैसी रिकवरी रहती है। नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। अभी एक और प्रॉब्लम है हमारे पास बहुत कॉमन, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, जिसमें अल्कोहल की एक्सेस कंजम्पशन की वजह से अल्कोहल लिवर डिजीज़ एक ऐसी स्थिति है लंबे समय तक अत्यधिक शराब पीने से लीवर सूज जाता है या उसमें दाग हो जाते हैं, लीवर की नसें खराब होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से लीवर सिरोटिक हो जाता है, सिरोसिस लीवर हो जाता है। और लीवर सिरोसिस को बेसिकली हम अगला कर दो लीवर सिरोसिस को बेसिकली हम इरिवर्सिबल मानते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सिंड्रोम होता है अल्कोहलिक लिवर डिजीज, उसमें सबसे पहले फैटी लिवर आता है। फैटी लिवर मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है, हमारा अबनॉर्मल लीवर होता है, जिसकी वजह से हमें नोजिया, लियरली कभी कभी जॉन्डिस हो जाना, डिस्कम्फर्ट रहना, ऐसी कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। फिर आता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ये भी एसिम्टोमेटिक हो सकता है, इसमें पेशेंट को जॉन्डिस रहता है, माल न्यूट्रिशन रहती है, मतलब जो भी पेशेंट खाता है वो बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। हिपेटोमेगैली मतलब लीवर में सूजन आती है, इंसेफेलोपैथी में पेशेंट जा सकता है। और सिरोसिस क्रॉनिक लिवर डिजीज की वजह से, अबनॉर्मल लीवर और हेपेटोसेलुलर चेंजेस की वजह से सिरोसिस जो है वो पेशेंट में डेवलप हो जाता है। अब स्टेजेस क्या हैं लीवर के, जो इसमें कुछ एक थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन बताया गया है। सबसे पहले तो हेल्दी लीवर टिश्यू होता है ना, विदाउट एनी साइन ऑफ फाइब्रोसिस और इन्फ्लामेशन। उसके बाद इन्फ्लामेशन शुरू होती है कुछ टिश्यूज में, कुछ पार्ट्स में, पर वहाँ पे कोई स्कारिंग नहीं होती। स्टेज 2 में फाइब्रोसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसमें टिश्यू स्कारिंग के थ्रू तरफ जाते हैं, टिश्यूज में स्कार्स आने शुरू हो जाते हैं। उसी के प्रोग्रेशन में जब जो स्कार्स हैं वो वाइड स्प्रेड करने लग जाते हैं, बड़े होने लग जाते हैं, तो वो फाइब्रोसिस को कॉज करते हैं। और एडवांस लिवर डिजीज में जाकर वो सिरोसिस या सीवियर स्कारिंग ऑफ लिवर को कॉज कर देते हैं। मतलब जब ज़्यादा स्कारिंग हो जाएगी तो एरिया जो हमारा एरिया है फंक्शन लिवर का, वो उतना ही ज़्यादा कम हो जाएगा, तो लिवर सिरोसिस की स्टेज में चला जाता है, जिसके बाद पेशेंट को और सारे प्रॉब्लम, पेट में पानी भरना, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इसमें कॉजेज़ क्या-क्या रहते हैं? अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, हमारी गंदी डाइट, हमारा जो फैट है उसका अकम्युलेशन होना, मतलब कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, जेनेटिक इनहेरिटेंस हो सकती है, डायबिटीज़ की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके बाद आता है सीएलडी, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, क्रॉनिक लिवर डिजीज़, जिसमें जो है लीवर में सूजन आ जाती है, उसको जो है ख़राब होना वो शुरू हो जाता है, जिसमें आगे चल के स्कारिंग होने से फाइब्रोसिस, सिरोसिस हो जाता है। और सिरोसिस से स्वस्थ लीवर जो है वो उसमें दाग, धब्बे बन जाते हैं, जिसमें उसका जो वर्किंग है वो जो है वो डिटेरियोरेट कर जाती है और धीरे-धीरे वो लंबे समय तक वर्किंग नहीं कर पाता। और गंदा पुअर हेल्थ होने की वजह से लीवर का हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं सीएलडी के, पेलनेस रहना, इक्टेरिस रहना, मतलब हमारा फेस, हमारे नेल बेड्स, हमारी जो आईज का नीचे वाला पाल्पेबल हिस्सा होता है, ये जो है वो पेल होना शुरू हो जाता है, पीलापन इसमें आना शुरू हो जाता है। जो स्पाइडर लाइक वेन्स हमारी जो है पेट में या बॉडी पे वो आनी शुरू हो जाती हैं, हमारी नेल्स की क्लबिंग होनी शुरू हो जाती है, जो हमारा पेट है वो फूलने लग जाता है। अम्बिलिकल हर्निया इसमें बहुत ही कॉमन होता है, क्योंकि पेट में पानी भरता है, शरीर जो है वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, शरीर से पानी फ्लश आउट नहीं होता, तो वो हमारी पेट में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो असाइटिस, पेट बड़ा हो जाता है। और अम्बिलिकल हर्निया मतलब जो हमारा नाभि है वहाँ से प्रोट्रूजन होने लग जाता है हमारे ऑर्गन्स का, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है पेट, जिसमें हमें टैपिंग वगैरह सजेस्ट की जाती है। उसी के साथ जब पेशेंट बैठा रहता है तो उसकी पैरों में सूजन भी आने लग जाती है, बिकॉज जब भी हमारे पेट में फ्लूइड ओवरलोड होगा तो कहीं ना कहीं तो रिस्टोर होगा पेट में, हाथों में, पैरों में, है ना। तो ये कुछ साइंस हैं सीएलडी के। अब हम कैसे आयुर्वेदा हेल्प करता है, क्या आयुर्वेदा के सिग्निफिकेंस है, हम एक वीडियो की तरफ के रूप में जानते हैं।
ठीक है, बेसिकली इसमें हम यही बता रहे हैं कि आयुर्वेदा कैसे हेल्प करता है बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए और कैसे ये ज़्यादा हेल्पफुल है हमारी कंडीशन में, हमें जो है वो बेटर वो व्यू प्रोवाइड करने में। नेक्स्ट, अब इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट फॉर गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, हम क्या ट्रीटमेंट जो है गैस्ट्रिक डिसऑर्डर में प्रोवाइड कराते हैं वो हम ब्रीफ कर लेते हैं। नेक्स्ट, जिसमें हम उदर लेप करवाते हैं। इट इज़ ड्राई पाउडर्ड मसाज और वेट पाउडर मसाज। ये हम अपने उदर में, मतलब हमारे पेट के आसपास या जिस तरह की कंडीशन है उस तरीके से हम जो है इसका यूज़ करवाते हैं एज पर पेशेंट कंडीशन। अगला रहता है हमारा नित्य विरेचन, मतलब एक तो होता है विरेचन पूरा प्रोसीजर रहता है जो हमारा 7 to 10 डेज का प्रोसीजर है, जिसमें लास्ट डे पे आफ्टर हमारा स्नेहन एंड स्वेदन जब कोष्ठ में सारे दोष आ जाते हैं तो उसको बाहर निकाला जाता है। नित्य होता है जो रोज डेली बेसिस पे किया जाता है। नित्य विरेचन मतलब डेली हम जो है बॉडी का डिटॉक्सिफाई होने के लिए, बॉडी से उन चीज़ों को बाहर आने के लिए नित्य विरेचन के लिए कुछ दे रहे हैं, तो वो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है इसमें। नेक्स्ट, इसी के साथ हम लीच थेरेपी का यूज़ करते हैं। लीच लगाते हैं हमारे एब्डोमेन एरिया में ताकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको जो है वो लीच सक आउट करके एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारे इंटेस्टाइन के आसपास बनाए, जो हमारे इंटेस्टाइन को बेटर करने में हेल्प करे। इसी के साथ साथ कुछ होम रेमेडीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं विच आर प्रेफरेबल ऑफ होम रेमेडीज़, तो कुछ होम रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो आप गैस के लिए यूज़ कर सकते हो घर पर। वो विदिन 7 डेज पेट में गैस बननी बंद हो जाएगी और पेट साफ होने का एक नियम बन जाएगा। गरम गरम पानी पीजिए या सौंफ, तुलसी, लौंग, इलायची, इन चारों को उबाल के गुड़ या शक्कर डाल सकते हैं, चीनी नहीं डालनी होती का पानी एक एक घूंट करके या हर्बल टी वो पीजिए, उकड़ू बैठ के 5 मिनट में खत्म कीजिए। आप सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद कर दीजिए। पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल, 20 से अधिक डे केयर और 60 से बस, अधिक क्लिनिक्स हैं। next. यहाँ किडनी, लिवर, हार्ट, कैंसर। नेक्स्ट, ठीक है। अभी जैसे हमें बहुत सारी गट रिलेटेड या गैस्ट्रिक के इश्यूज रहते हैं, तो वो जो हमारा बेटर वे है तो अपनी गैस एसिडिटी को कैसे जो है कम करें और क्या राइट सिटिंग पोस्चर है हमारा पेट को साफ करने के लिए, वो भी एक बार देख लेते हैं। गैस तेजाब कब्ज, जो हम इस तरह बैठकर टॉयलेट सीट पर अपना पेट साफ करते हैं, ये जो एसिडिटी की जो हमारे खाने की वजह से दिक्कत है, ये एसिडिटी, गैस और इस तरह बैठना, तो इस तरह जब बैठते हैं तो मैं बोलूंगा एक तो बैठना हमें इस तरह चाहिए कि इस तरह अपनी इंग्लिश टॉयलेट इस तरह पाँव रखोगे तो पेट साफ होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉडी का एक एंगल मिल जाता है। इस तरह हम बैठना बिल्कुल छोड़ चुके हैं। और जो आप बचपन से जिसको आप खाना बोलते हो, रोटी, सब्जी, दाल, दूध, दही, आप यही तो खा रहे हो। कई लोग हमें बताते भी है कि हमें तो ये बोला जाता है कि ये खाना घर का खाओ तो बीमार नहीं पड़े, खाना घर का खाओ तो बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि इन्होंने कभी बाहर का खाना नहीं खाया, किसी ने बाहर की गंदगी नहीं खाई, फिर भी उसको किडनी फेल हो गई। वजह कि हमारे जो आज की डेट में हम जो अननेचुरल दवाइयां खा रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर की अंदरूनी शक्ति कमजोर हो रही है और हमारी बॉडी के अंदर के पेट साफ ना होने की वजह से हम बीमार हो रहे हैं। नेक्स्ट, ठीक है। अब हाँ, ये तो हो गया हमारे खाने पीने से रिलेटेड। अब ओवर यूज ऑफ मेडिकेशन, जब हम दवाइयों का भी बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं तो वो भी हमारे गट माइक्रोबायोम को जो है वो इम्पेक्ट करती हैं। ठीक है, अब ये इसी तरीके से कुछ स्टडीज हैं जो ये दिखाती हैं कि दवाइयों के हमारे जो गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल डिजीज हैं उसको बढ़ाने के कितने सारे रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने से हमारी लीवर में इंजरी हो जाती है, लीवर पे उसके साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं और लीवर और किडनी पर टॉक्सिन्स एक्युमुलेशन बढ़ जाती है। कुछ स्कैनर्स हैं, अगर आप इनको अपने फ़ोन से स्कैन करेंगे तो जितनी भी स्टडीज़ हैं वो आपके पास रिफ्लेक्ट आउट हो जाएंगी, तो आप इनको स्कैन करके जो है वो जज कर सकते हो। नेक्स्ट, इसी तरह सोरियासिस की दवाइयों से लीवर पे कितना फ़र्क पड़ता है और जो अंग्रेजी दवाइयाँ ले जाते हैं उससे लीवर फेल होने का कितनी ज़्यादा समस्या रहती है, लीवर किडनी पे क्या दुष्प्रभाव है, ये भी कुछ और स्टडीज़ है, उनके क्यूआर है, ये आप एक बार स्कैन करके चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे हो सकता है, कैसे समझ सकते हैं आप अपनी लीवर हेल्थ के बारे में, और 90% तक हिस्सा हटा दिया गया है, उसके बाद पेशेंट को क्या मतलब ये कुछ स्कैनर्स हैं, इनको स्कैन करके आप ये सारी स्टडीज देख सकते हो।
अब कुछ वीडियोस है हमारे पास, जैसे हमारे अभिनेता हैं अक्षय कुमार जी, जो अपना ट्रीटमेंट जो है वो करवा कर आए हैं आयुर्वेदा में, और उन्होंने अपने बहुत अच्छे रिव्यूज जो है वो शेयर किए हैं। बहुत अच्छे रिव्यूज जो है वो शेयर किए हैं, जिसमें जो है वो बताते हैं कि कैसे पंचकर्मा ट्रीटमेंट करवाने से वो अपने आप को हेल्दी फील करते हैं, अपनी बॉडी को जो है वो बेटर बता पाते हैं कि कैसे उनकी बॉडी जो है पहले से बेटर फील कर रही है, और वो अपनी जितनी भी कंडीशंस हैं उनसे कैसे बेटर फील कर रहे हैं। अब देखो, बिकॉज अगर हम अपनी बॉडी में कुछ भी ऐसा डाल रहे हैं विच इज़ नेचुरल टू अस, जो हमारी बॉडी में अच्छे से पचे, अच्छे से डाइजेस्ट हो, है ना, तो उसी के साथ साथ जो है वो हेल्प करता है। तो वो अपने कुछ रिव्यू शेयर करते हैं, तो वो आप एक बार चेक कर सकते हो, एक बार उन्हीं के मुंह से सुन लो, ताकि थोड़ा सा हमें ये आए कि विच इज़ नेचुरल टू अस, उसके साथ हमें ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए। आजकल बहुत हल्का, बहुत हेल्दी महसूस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिन मैं शहर के शोर शराबे से दूर शांत से आयुर्वेदिक आश्रम में कुछ वक्त बिताया। क्या बताऊं, बाय गॉड, जन्नत की फील आ गई। ना टीवी, ना फोन, ना जंक फूड, ना ब्रांडेड कपड़े, एक सादा पहना हुआ सफेद कलर का कुर्ता पजामा, सादगी भरा भोजन और ढेर सारा आयुर्वेदा का खजाना। बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेदा फॉलो करते आया हूं। और इस बार मैंने जो आयुर्वेदा हीलिंग एक्सपीरियंस की है वो तो कमाल है। जैसे कभी कभी आपकी कार या बाइक की सर्विसिंग आप लोग करवाते, ऐसे 14 दिन मैंने अपने बॉडी की सर्विसिंग कर ली। और वहां मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दे रखा है, और हम इस खजाने की कदर ही नहीं कर रहे। हम अंग्रेजी दवाई की गोलियां खाकर। ठीक है, तो जैसे हमने आज के वेबिनार में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, जिसमें आपके डाइजेशन को रिलेटेड, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को रिलेटेड, पंचकर्मा का क्या बेनिफिट है, अपनी डाइट को कैसे सुधार सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस को जो है वो इंस्टिगेट करती है, बढ़ाती है, उस बारे में। तो जितने भी पेशेंट के क्वेश्चंस मैं इस वेबिनार के थ्रू ले पाई हूँ, आई होप मैं उनके आंसर्स दे पाई हूँ। और जो भी पेशेंट ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस मैं नहीं ले पाई, उनके लिए मैं एक बार दोबारा ये हेल्पलाइन नंबर फ्लैश कर देती हूँ। इस पे वो कॉल करके या तो व्हाट्सएप के थ्रू अपनी क्वेरीज जो हैं वो बता सकते हैं, ताकि उनकी जो कंसल्टेशन है वो या तो किसी डॉक्टर के थ्रू करवाई जा सके, या तो वो अपना कोई अब शेयर करना चाहते हैं या किसी सेंटर को विजिट करना चाहते हैं, तो इफेक्टिवली वहाँ का एड्रेस भी मांग सकते हैं, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ले सकें। ठीक है, बाकी अगर जिसका भी कंसर्न आएगा वो इस पे जो है वो शेयर कर सकते हैं। आज के वेबिनार के लिए इतना ही, धन्यवाद।